जब तुमने मुझे देखकर, मेरी आंखों में देखकर आई लव यू बोला था, तो तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला था। असलियत में मेरी आंखों में आपकी छवि, आपकी इमेज इतनी खूबसूरत थी कि तुमने अपनी इमेज को पहली बार इतना खूबसूरत देखा था और उस इमेज को तुमने कहा था आई लव यू। क्या बात है। ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी, लेकिन दुनिया का परसेप्शन आप अपनी लाइफ में कभी भी बदल सकते हैं। जीवन में आपके इवेंट नहीं घटेंगे, सुनामी आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, लोग आपको गाली भी देंगे, प्यार भी देंगे। इन चीज़ों को आप कैसे परसीव कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। तो बेसिकली जो लोग ये कह रहे हैं बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, ये हारे हुए लोगों का शब्द है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। जैसे ही आप पैदा होते हैं उसी पल आपकी यूनिवर्स एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ मेरे लिए अलग पैसा है, आपके लिए अलग है। आप मेरे वाले पैसे को मैनिफेस्ट करेंगे तो क्या मैं रजिस्ट नहीं करूँगा? जब आप शादी करें तो पर्पज़ क्या था शादी का? 99% लोगों का पर्पज़ बताता हूँ। 99 उसके बाद भी 9 लगा दो, 99.999, ठीक है ना। एक खूबसूरत लड़की चाहिए, लंबी सी लड़की हो, पढ़ी लिखो, मुझे प्यार करती हो, खूबसूरत, बढ़िया, ठीक है जी। डू यू नो ये पर्पज़ नहीं है आपकी शादी का, क्योंकि 2 साल बाद इसको बेबी आएगा, इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। हर बीमार इसलिए बीमार है कि वो 3 बिलीफ लिए घूम रहा है। हर आदमी इसलिए कंगाल है, वो 3 बिलीफ लिए घूम रहा है। जो भी हम हैं वो इसलिए हैं कि हम सिर्फ इन 3 बिलीफ को जीते हैं, और इन तीनों बिलीफ का नाम है PAW। 70% से 78% ज़्यादा से अधिक लोगों को कैंसर उनको होता है जो अपनी वर्दीनेस को खो देते हैं, अपने लायक होने की फीलिंग को खो देते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये रोज़ समझा रहे हैं, रोजाना वर्मा जी ये कह के सोया करो, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम रिच, आई एम रिच, कुछ नहीं होने का, कहते रहो, तोते बन गए आप। इमोशन कहाँ है इसमें? मैं हमेशा लोगों को बिलीव देता हूँ, कई बार मुझे गालियाँ खानी पड़ती है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, ऐसा लगता है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ कि यार तेरा तो कुछ नहीं जा रहा ना, किसी आदमी का बिलीफ बन जाए, उसको प्लेसिबो आ जाए और वो ठीक कर ले तो नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा ना। सोचिए कि अगर एक गलत इन्फॉर्मेशन, एक गलत थॉट आपकी हार्ट बीट को बढ़ा सकता है तो एक थॉट अच्छा भी तो कर सकता है। नमस्कार, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज एपिसोड 2 है राम सर के साथ। बहुत सारे सवाल आपके कमेंट्स में थे, इतना प्यार आप करते हैं, बाप रे। और जब मैंने और डीप डाइव किया तो प्यार करने वालों की कमी नहीं है, बस कुछ लोग टाइप नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे प्यार, मोहब्बत, लस्ट, सेक्स, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और आप कभी कभी यूं ही निराश हो जाते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जीवन के लगभग हर एक समस्या को इस छोटे से 1-1.5 घंटे के पॉडकास्ट में हम रखने वाले हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार और नमस्कार। पिछला ये पॉडकास्ट सर जो था, बहुत लोगों ने सर प्यार दिया, और हर किसी के लिए आप एक होप है। मतलब उस छोटे से कमेंट में एक बड़ा होप दिख रहा था। थैंक यू वेरी मच। ये तो उन लोगों का बेसिकली प्यार है, या उन्होंने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा है। बाकी थैंक यू वेरी मच उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मेरे पॉडकास्ट को देखा या मेरे थॉट्स को लाइक किया या समझने की कोशिश करी। ओके सर, पहला सवाल सर, बहुत बार मैंने आपके वीडियो में देखा है, क्वांटम रोल, ये क्या है सर? क्वांटम रोल बेसिकली इस चीज़ को समझते हैं अगर हम, तो हमें एक मॉडर्न साइंस को समझना होगा जो पुरानी फिजिक्स से बिल्कुल अलग है। पुरानी फिजिक्स का है जिसको हम न्यूटन की फिजिक्स कहते हैं, उसका जस्ट अपोजिट क्वांटम फिजिक्स है, और ये 12th में पढ़ाई भी जाती है। और अगर इसको आप समझ जाएं तो आप यूँ समझिए कि आप एक बेहतर हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, आप अपने लिए अनलिमिटेड सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं। आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे जिनको आपको लगता है बेहद मुश्किल हैं। यहाँ पर कुछ एक चीज़ों को बेसिकली आपको समझना होगा। जब आप क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो हम इस कॉन्शियसनेस के परे की कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, यानी कि हम सुपर कॉन्शियसनेस की या सुपर सबकॉन्शियस की बात करने की सोचने शुरू कर देते हैं। और कमाल की बात है, ये फिजिक्स ने करी है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ एक चीज़ों को शेयर करूँगा, प्लीज़ सर, समझाने के लिए। मान लेते हैं आपको चाहिए पैसा, तो सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपसे कहेंगे कि पैसे को अट्रैक्ट करो, पैसे को अट्रैक्ट करो। जब वो पैसे को अट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो उनके पास एक मटेरियल यानी कि एक मैटर, पदार्थ उनको दिखाई देता है
कि भाई कुछ पैसा आ रहा है, उसमें करेंसी हो सकती है, सोना हो सकता है, चांदी, डायमंड हो सकता है। तो इतना ही हमारे सोच देती है। जब हम कहते हैं कि मुझे अपना सोलमेट चाहिए, तो हमें एक आदमी की पिक्चर बनवा देते हैं वो लोग। जब वो लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कार मांगो, तो एक कार की पिक्चर वो विजन बोर्ड पर लगवा देते हैं। जब वो कहते हैं कि मकान को अट्रैक्ट करो, तो एक मकान की पिक्चर बना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं जब आप ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब आप ये सोच कर रहे हैं, तो आप सिंपल पुरानी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, पुराने आइडियाज़ की बात कर रहे हैं जो स्टेल बासी हो गए हैं। अगर आप एक बासी खाने को नहीं पचा सकते, तो बासी थॉट को क्यों पचा रहे हो? अब आपका सवाल होगा कि ये क्वांटम रूल क्या है और फ्रेश आइडियाज़ क्या हैं इसके बारे में। राइट सर। सब लोगों को कुछ एक चीज़ें मैं बेसिकली बताना चाहूँगा जिसमें सभी समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। ये माइक है, ये रूम है, ठीक है ना, का बाहर देखता हूँ तो कारें हैं, बहुत सारी ट्रेन हैं, हवाई जहाज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये पूरा वर्ल्ड ऐसा लगता है कि भरा हुआ है मैटर से, जिसको हम पदार्थ कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये पदार्थ जो है, अगर हम इसे और बारीकी तक जाएं, तो फिजिक्स या 8वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि एवरी मैटर इज़ फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल। हर एक पदार्थ मॉलिक्यूल का बना है, जिसे हम हिंदी में अणु कहते हैं। फिजिक्स वालों ने फिर इससे आगे ये भी ढूंढ लिया है कि भाई ये अणु जो है, ये जो परमाणु है, ये बेसिकली जो मॉलिक्यूल है, ये परमाणु का बना हुआ है, जिसको हम एटम कहते हैं। तो यानी कि जो माइक मेरे सामने दिखाई दे रही है, ये एक प्रोसेस, गैजेट दिखाई दे रही है, ये एक पदार्थ है। इसके परे अगर इसको मैं और गहराई तक देखूं, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल का बना है, और मॉलिक्यूल एटम का बना हुआ है। अगले सवाल है कि ये एटम किस चीज़ का बना हुआ है लास्ट में? तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, जिसको हम सब एटम कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बने हुए हैं, ऐसे कोई भी चीज़ बनी हुई है। यहाँ तक फिजिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब तक हमें ये पढ़ाया गया था कि इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऑर्बिट में घूमता है। ये बोहर का नियम था, याद रखिएगा। इससे पहले ये भारतीय दर्शन में इसका जिक्र ऐसे नहीं हुआ था। ये फिजिक्स का यहाँ तक हमें गलत पढ़ाया गया था। आप कहेंगे गलत पढ़ाया गया था? हाँ, अभी भी गलत पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी 12th क्लास में अब क्वांटम फिजिक्स भी आ गई है। उसका कॉन्सेप्ट यह है कि जो एटम है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हो? गौर से सुनिएगा इस बात को। वहाँ सिर्फ एनर्जी है, और एनर्जी में हमेशा दो चीज़ होती हैं। एक वहाँ पर वाइब्रेशन होती है। जब भी कोई एनर्जी होगी, उसमें हमेशा दो चीज़ें होंगी। एक उसमें वेव होगी, और यानी कि वाइब्रेशन होगी, और एक उसमें इंफॉर्मेशन होगी। कभी भी आप देख लीजिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें छुपी हुई होगी। जी। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर मात्र एक वेव है, एक एनर्जी है, और इस एनर्जी का वही रूप है जो दूसरे एटम में है। यानी कि इस मैटर में जो एनर्जी है, वो इस चेयर में एनर्जी है, वही मेरे में है लास्ट में आकर, और वही एनर्जी इस क्वांटम वर्ल्ड में है, जिसको आप यूनिवर्स कहते हैं। इसे हिंदी में अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, वो एक ऊर्जा से बना हुआ है। अब यहाँ से अगला सेंटेंस जब आप सुनेंगे, तो यहाँ से आप पूरी तरह से मैस्मराइज हो जाएंगे। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स कह रही है, यद्यपि ये भारतीय दर्शन में पहले ही बता दिया गया है। वो ये कहते हैं कि जैसे ही आप इस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, तो अचानक ये एनर्जी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही आप ऑब्जर्व नहीं करते, ये इमीडिएटली वेव यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आप कहेंगे क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट है? तो आप इसे अभी गूगल कर लें सभी लोग। इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट प्रोग्राम या एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12th में पढ़ाया जाता है। अगर आप लेमैन हैं तो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ लेमैन लैंग्वेज में। इसमें यह है कि उन्होंने इस एनर्जी को गन से फायर किया, एक स्लिट के द्वारा, 2 स्लिट लगा दी उनके द्वारा, और उसके आगे पर्दा लगा दिया, ये देखने के लिए कि ये वेव है या ये पार्टिकल है, और इसे गन से उन्होंने फायर किया। तो पाया गया कि वो मात्र एक वेव है, और वहाँ तरंगों का रूप आ गया।
तो पाया गया कि कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं है। अचानक उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और इस प्रोसेस को और क्लोजली देखने के लिए उन्होंने एक कैमरा लगा दिया गया, जैसा कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है। अचानक देखा कि जैसे ही कैमरा लग गया, इस वेव ने अपना स्वरूप बदल लिया और अब ये पार्टिकल के रूप में उसी पर्दे पर दिखाई देना शुरू हो गया। वेव खत्म हो गई। अचानक वो यहाँ पर कंफ्यूज हुए कि ये क्या हो रहा है। अभी तो ये वेव थी, लेकिन इस कैमरे के बाद, इस कैमरे में नहीं, यानी कि उसी पर्दे पर इसने तो अपना रंग ही बदल दिया है। उन्होंने कैमरा हटाया, कैमरा हटाने के बाद फिर फायर किया तो पाया गया कि तो ये वेव है। फिर कैमरा लगा दिया तो पाया गया कि ये तो पार्टिकल है, कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा। समझ रहा हूं। यानी कि पर्दे पर, कैमरा तो बिल्कुल न्यूट्रल है। और वो चौंक गए कि आखिर जैसे ही इसे कोई ऑब्जर्वर मिल रहा है तो ये पार्टिकल में क्यों बदल रहा है। यहाँ पर अभी दो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आप पूरे वर्ल्ड के और हमारे देश के जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। पहली चीज़ यह है कि ये एनर्जी के पास पावर है कि जैसे ही आप इसे ऑब्जर्व करते हैं, ये अपना स्वरूप बदल लेती है। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन है और उसमें यही लिखा गया है कि किसी भी कृति से पहले जो क्रिएशन है, आप एक हॉल में बैठे हैं, ये क्रिएशन है किसी की जी, तो ये पॉडकास्ट आपने बनाया, ये आपकी क्रिएशन है। इससे पहले जो क्रिएशन से पहले जो इस नेचर का रूप होता है वो प्रकृति कहा जाता है। प्र मीन्स पहले। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि ग्रीनरी है, ये आपको डिस्टोर्टेड वर्जन दिया गया हिंदी में, ठीक है ना। जैसे अभाव का मतलब कमी होती है, ये झूठ बताया गया हिंदी का भी, वह शब्द गलत है, इसे कहीं पूछ लीजिएगा बीच में कभी, मैं अभी बता दूंगा। अभाव का मतलब कमी नहीं होता, इसके साथ और भी वर्ड होते हैं। एनीवे, पहले हम यही आते हैं। यानी कि कृति से प्रकृति, जब कृति से पहले प्रकृति है, याद रखिएगा, वो प्रकृति कृति में बदलने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसे कोई ऑब्जर्वर मिल जाए, उसे कोई कृति में बदलने वाला मिल जाए। सांख्य दर्शन में इसे पुरुष कहा गया है। पुरुष का मतलब यहाँ जेंडर नहीं है। पुरुष का मतलब है कि एक क्रिएटर जो उसे ऑब्जर्व करे और उसमें एक आइडिया निकाले कि मुझे ये चाहिए। अच्छा। और जैसे ही आपने एक आइडिया निकाला तो अचानक ये आइडिया किसी आर्किटेक्ट के दिमाग में गया। अचानक उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और आपको पता चला कि वो सारी चीज़ें बन गई हैं या बनती जा रही हैं। यानी कि जैसे ही आप कोई आइडिया क्रिएट करते हैं, इमीडिएटली ये यूनिवर्स का जो एनर्जी है, जिसको अद्वैत सिद्धांत में मिरेकल प्रोडक्ट कहा गया है, ये इमीडिएटली उस तत्व को बनाना शुरू कर देता है। आप जब पढ़ते हैं, अब से 20 साल पहले तो आप कहते हैं जी 90 ही तत्व हैं, एलिमेंट हैं। अब तक आते आते 100 के ऊपर हो गए, अब तो 120 के ऊपर हो गए। यानी कि ये रॉ मटेरियल बनने को तैयार है। सिर्फ ये कह रहा है अपने पुरुष को ये कि तुम सोचो, ऑब्जर्व करो, और मैं तुम्हारे रंग में रंगने को तैयार हूं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप इस दुनिया में अचीव कर रहे हैं, उसके लिए पहले आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। अब यहां पर दो चीजें हैं। ये ऑब्जर्वर कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है। पहली चीज समझने की कोशिश करिएगा। एक एटम के अंदर जो एनर्जी है वो इस समय पूरी 100% एनर्जी है। जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसमें से एक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है। यह एक मैटर का रूप ले चुका है। लेकिन पता है इसका रेशो क्या है? चंदन जी, इसका रेशो है कि ये जो पार्टिकल है ये सिर्फ पॉइंट और 4 बार 0.00001% है। लेकिन वो एनर्जी अभी भी बाकी कितनी है? 99 और 5 बार 5, 99.99999%। यानी कि अब जो मैटर है वो सिर्फ 0.4 है और एनर्जी अभी भी कितनी बाकी है? 99.5 बार 9। यस और नो? यस। अब जो गड़बड़ करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाने वाले, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मेरे भी कई फ्रेंड हैं, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी आप स्टेल आइडियाज़ को कंज्यूम कर रहे हैं कि विजन बोर्ड बना लो। ये जो बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा काम है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा धोखा है दुनिया का जो हमें बेचा गया है। एनीवे, वो भी मैं बात कर लूँगा, पूछ लेना कभी। अब सवाल उठता है कि जो वो, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा जो है, एनर्जी पैसे की अभी है 99.9999999% बाकी, और जो पैसा जो
अभी आया है जो सोना है, चांदी है, गोल्ड है या रुपए की करेंसी है, पैसे हैं, सिक्के हैं, वो मात्र 0.00001% है। अब बताइए कि अगर मेरे पास 5 फ्लैट हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए हैं और आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरे फ्लैट को, तो आप ये कह रहे कि हे भगवान मेरे पास एक फ्लैट आ जाए, और मेरे पास लिमिटेड फ्लैट है क्योंकि मेरे पास कितना है 0.401%। तो मैं उसे अपने फ्लैट को आपको देने के लिए रजिस्टर नहीं करूंगा क्या? करोगे आप? करोगे ना? हाँ। तो आप ये गलती क्यों कर रहे हो? जबकि नेचर ये कह रही है भाई 99.5 बार 9 बाकी है, तुम इसे ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? तो बेसिकली जो लोग ये कह रहे हैं बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, ये हारे हुए लोगों का शब्द है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। जैसे ही आप पैदा होते हैं उसी पल आपकी यूनिवर्स एक्सपेंड हो जाता है। यहाँ मेरे लिए अलग पैसा है, आपके लिए अलग है। आप मेरे वाले पैसे को मैनिफेस्ट करेंगे तो क्या मैं रजिस्टर नहीं करूंगा? आप मेरी प्रॉपर्टी को मैनिफेस्ट करेंगे, मैं रजिस्टर नहीं करूंगा? सो व्हाई डोंट यू कोलैप्स? इसे हम कोलैप्सिंग द इलेक्ट्रॉन कहते हैं या कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं, कभी भी फिजिक्स में पढ़िएगा। जब भी आप 99.9999% पर अपना ध्यान लगा रहे हैं तो आप एक बड़ा मिरेकल करने को तैयार हैं। आप ये कहते हैं मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, इसका मतलब ये 10 लाख रुपए किसी के पास है ना, वो तुम्हें चाहिए, क्या वो तुम्हें देगा? नहीं देगा ना, रजिस्ट करेगा ना। लेकिन अगर मैं अभी आपको एक फॉर्मूला सिखा दूं कि एक बड़े पर्पज लीजिएगा पैसे के लिए, एक बड़ा पर्पज लीजिएगा कि आप एक अस्पताल खोलेंगे, आप एक वेलनेस सेंटर बनाएंगे, आप एक बहुत बढ़िया गुरुकुल बनाएंगे। पता है वो जो 10 लाख रुपए वाला है वो आपको 9 लाख देने को तैयार है, और वो खुशी से देने को तैयार है। वो रजिस्टर नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा मैं कहीं और से कमा लूँगा, मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाओ आप, इन्हीं के लिए तो कमा रहा हूँ मैं, और उसका फ्लो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसकी तरफ 10 लाख की तरफ देखेंगे तो वो आपकी और एक डकैत की थिंकिंग में कोई फर्क नहीं है। तो आप 0.00001% पर आप दिमाग लगा रहे हैं या 99.99999% पर? अगर आप उस पर दिमाग लगा रहे हैं जो बड़ा पार्ट है, तो उसके लिए पहला काम है कि आप एक बड़े पर्पज के लिए पैसा कमाइए। जब आप कहते हैं मुझे एक सोलमेट चाहिए, किस लिए चाहिए? कौन सा चाहिए? पर्पज क्या है आपका? जब आप शादी कर रहे हैं तो पर्पज क्या था शादी का? 99% लोगों का पर्पज बताता हूँ। 99 उसके बाद भी 9 लगा दो, 99.999, ठीक है ना? एक खूबसूरत लड़की चाहिए, लंबी सी लड़की हो, पढ़ी लिखो, मुझे प्यार करती हो, खूबसूरत हो, बढ़िया, ठीक है जी। डू यू नो ये पर्पज नहीं है आपकी शादी का, क्योंकि 2 साल बाद इसको बेबी आएगा, इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी, और तुम्हारी वैल्यूज़ क्या है? ब्यूटी की। लेकिन कभी आपने इस पर्पज़ को ढूंढा है? पर्पज़ शादी का ये था कि आप एक दूसरे को आगे सपोर्ट करते हुए फैमिली को आगे बढ़ाएं। जो बच्चे बड़े हो रहे होंगे आपके, उन्हें एक देश का, दुनिया का बढ़िया सिटीजन बनाएं। उनको एक ऐसा जनरेशन पैदा करें कि वो अपनी जनरेशन को बढ़िया बनाएं। और जैसे ये पर्पज़ आएगा, इसमें ब्यूटी तो आती नहीं है, इसमें तो ये भी नहीं आता कौन सी जाति की होगी और कौन सा कद होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको सोचेंगे तो अचानक आपकी लाइफ में वो इवेंट आनी शुरू हो जाएंगी जो आपकी जनरेशन को ऐसा बनाएंगी। याद रखिएगा, सुबह सुबह उठकर एक रिक्शा पुलर भी मैनिफेस्ट करता है, लेकिन वो 0.00001% को करता है। मुझे आज 500 रुपये की दिहाड़ी हो जाए, और वो हो भी जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक जो कंट्रीब्यूटर है वह भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करता है और वो उससे ज़्यादा कमा लेता है? तो अब आपका सवाल है कि आप किस चीज़ पर अपने फोकस को रखे हुए हैं। 0.00001% पर आपका फोकस है, मुझे ये मकान चाहिए, एक कार चाहिए, मैनिफेस्ट करूँगा, हो जाएगी। रिक्शा पुलर भी अपने आप को मैनिफेस्ट करता है सुबह के आज 250 रुपये की दिहाड़ी करनी है, और कर भी लेगा वो। लेकिन याद रखिएगा, उसने एक बड़ा चंक छोड़ दिया लाइफ का जो 99.99999% था। इसे आप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, और इसके रूल बिल्कुल क्लियर आ चुके हैं। तो ये है क्वांटम रूल। तो उस रिक्शे वाले को क्या सवाल करना था, क्या मैनिफेस्ट करना था
जो 99.9 वाले में जाता है। यस, और याद रखिएगा, भारतीय दर्शन, भारतीय जो रियल गुरुज हैं या भारतीय जो पद्धति है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर करती है। वो ये नहीं कहती है कि आपको धन कमाना है, वो ये कहना है कि आपको एक उद्देश्य जीना है। धन तो अर्जन उसके साथ आएगा ही आएगा, उसके साथ आएगा ही आएगा। आप देख लीजिएगा, जब भी आपके पास क्लियर होगा कि आपका पर्पज़ क्या है, उस पर्पज़ को जीने के लिए आपकी पहचान कितनी बढ़िया होनी चाहिए, उस पहचान के साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जिसको संस्कार कहते हैं हम, जब उन तीनों की चीज़ों के साथ आप अपने बिलीफ को मिलाएंगे तो ये जो लड्डू बनेगा एक संस्कृति का, उसका स्वाद ही अलग होगा। उसके लिए कोई कंपटीशन थोड़ा ही है, उसके तो बायर बहुत मिल जाएंगे। तो अगर रिक्शा वाला ये कहता कि भगवान मुझे इतना पैसा चाहिए क्योंकि मुझे मेरे बच्ची को पढ़ाना है, क्या उसको एक तरीका बदलना था मांगने का? बिल्कुल बिल्कुल, तरीका मांगना बदलना था। और इसे मांगने के लिए उसके बाद दो चीज़ें होनी चाहिए। एक है क्लियर इंटेंशन, जिसको आप इरादा कहते हैं, और दूसरा है इंटेंसिटी, जिसको आप तीव्रता कहते हैं। ये यूनिवर्स सिर्फ उनकी सुनता है और ये शरीर भी उनकी सुनता है जिनके पास तीव्रता होती है। मुझे नहीं मालूम, शायद मैंने पहले पॉडकास्ट में या किसी पॉडकास्ट में एक जिक्र किया है। मैं अभी एक किताब को तीसरी या चौथी बार पढ़ रहा हूँ, गेटिंग वेल सून। पहले चैप्टर को मैं पढ़ रहा था, अभी उसके वीडियो भी बनाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों को कैंसर होता है उनको एक ही दवाई दी जाती है, लेकिन कुछ लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, कुछ नहीं करते। डू यू नो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि एक के पास पहले से क्लियर है कि ये लाइलाज बीमारी है, मैं ठीक नहीं होऊंगा, एंड दे डू नॉट रेस्पॉन्ड। लेकिन दूसरे लोग पाए गए हैं जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया, और जब उनसे पूछा गया कि आखिर आप इतना बढ़िया रेस्पॉन्ड कर रहे हो और आप ज़्यादा दवाई भी नहीं खा रहे हो और ना ही हमें विजिट कर रहे हो, डॉक्टर की शिकायत थी, और तुम ठीक हो रहे हो, तो उनके पास एक ही चीज़ थी कि सर मेरे पास वक्त कहाँ है इतना, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे अपने बेटे को ये करना है, मुझे ये करना है। उनके पास एक जीने का कारण था, विल नहीं थी, कारण था। विल पावर में और कारण में बहुत फ़र्क होता है। ऑर्गेन क्या नाम है, कैलिफोर्निया के पास, उसकी एक कहानी में पढ़ रहा था, अभी एक गूगल पर पढ़ रहा था कि एक आदमी वहाँ पर ट्रैक्टर चला रहा था फार्म हाउस में, वो ट्रैक्टर पलट गया। 1340 किलोग्राम का, यानी कि आप 1.5 टन का आप समझ लीजिए, ट्रैक्टर पलट गया, उसके नीचे वो आदमी दब गया और वो चिल्ला रहा है अपनी जान के लिए। और तभी एक मैजिक हुआ कि वहाँ उसकी 2 बेटियाँ थी, एक की उम्र थी 13 साल हाइना, और एक हैली जिसकी 16 साल उम्र है, और वो दौड़ पड़ती हैं उस ट्रैक्टर की तरफ। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड? 1340 किलोग्राम के ट्रैक्टर को उठा देती हैं 2 बच्चियाँ और अपने बाप को बचा लेती हैं। ये रियल स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है 2013 की, ये डॉक्यूमेंटेड है। क्या ये दोबारा कर सकती हैं? कभी नहीं कर सकती। उस समय उनके जेनेटिक लेवल पर क्या चेंज आया है, उनके एटीपी, जिसको आप एनर्जी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जो मिलता है, उसमें क्या इतना चेंज आया है, कैसे 86 बिलियन न्यूरॉन और 60 ट्रिलियन सेल्स ने एक कॉन्ग्रुएंस स्टेट पैदा करी है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है एक रूपता, और उन्होंने इस ट्रैक्टर को उठा दिया जो इम्पॉसिबल लगता है। पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास 2 चीज़ें थी, एक इंटेंशन थी कि बचाना है, और उस इंटेंशन के पीछे इंटेंसिटी थी। इंटेंसिटी का मतलब है कि एक इमोशन, एक तीव्रता। इमोशन का मतलब है द मोशन, जो आपको आई मीन द एनर्जी फॉर योर मोशन। अगर वो रिक्शा वाला एक एनर्जी को ले, एक खूबसूरत इंटेंशन को ले और उसमें इंटेंसिटी डाले, वो इस काम को शाम तक छोड़ सकता है, पर इसे 3 चीज़ें नहीं छोड़ने देती। आम आदमी आम इसलिए रहता है कि वो सिर्फ 3 चीज़ों को या 3 बिलीफ को छोड़ ही नहीं पाता है। वुड यू लाइक टू नो? जानना चाहेंगे वो 3 बिलीफ क्या है? प्लीज़। हर आदमी के साथ है। हर बीमार इसलिए बीमार है कि वो 3 बिलीफ लिए घूम रहा है। हर आदमी इसलिए कंगाल है, वो 3 बिलीफ लिए घूम रहा है। जो भी हम हैं वो इसलिए हैं कि हम सिर्फ इन 3 बिलीफ को जीते हैं, और इन तीनों बिलीफ का नाम है PAW। P का मतलब है कि वो पहले लोग ये मानते हैं इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको 99% लोग आपके बिलीफ में ये डाल चुके हैं तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है।
ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आपको पढ़ा दिया जाता है पहले से ही। मैं कई बार मैंने कई बार ये अपनी वीडियो में बताया, मुझे कहीं मीटिंग करनी होती है तो कार वार क्या निकालनी, मैं रिक्शा सामने से लेता हूँ और 2 मिनट के बाद उसको छोड़ भी देता हूँ। और मैंने कई बार सिर्फ एक एक्सपीरियंस किया है कि ये PAW इस आदमी के लिए काम करता है या नहीं। तो मैं उससे कहता हूँ कि यार इस रिक्शा को कब तक चलाएगा, मैं तुझे एक फॉर्मूला बताऊँ जिसमें तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो अगले 3 महीने में दाल और कढ़ी और चावल बनाने सीख ले, तो 2 लोगों को इसी रिक्शा पर जॉब दे देगा और तेरी लाइफ बदल जाएगी। कब तक इस रिक्शा को खींचेगा? पता है पहला जवाब क्या आता है? ये संभव नहीं है। फिर मैं उसे समझाता हूँ ये संभव है, मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा, 15 दिन के चावल तू खराब कर ले, 15 दिन की तू कढ़ी खराब कर ले, मैं तेरे को हेल्प करवा दूंगा, मैं तुझे कोच दे दूंगा, मेरी वाइफ तुझे सिखा सकती है फ्री में। बताओ, बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। इसे में कुछ चेंज नहीं करना तुझे रिक्शा में, सिर्फ कपड़ों में ठीक ठाक से साबुन लगा के पहनना है, हाथों में ग्लव्स पहनने हैं। अगला पता है अगला वर्ड क्या आता है? ए फॉर एबल। फिर वो कहता है नो आई एम नॉट एबल, मेरे में वो काबिलियत नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि काबिलियत वो बन सकती है, क्योंकि जिस काम को तू कर रहा है उसमें ज़्यादा काबिलियत की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें कम की ज़रूरत पड़ेगी। तुझे चुप खड़े रहना है। एक डोंगे में आपको एक बर्तन में आपको कढ़ी चाहिए, एक में चावल चाहिए। लेकिन वो क्या कहता है? आई एम नॉट एबल। फिर मैं उसे कहता हूँ कि तू एबल है और उस पर यकीन कर लेता है। लेकिन तीसरा वर्ड इस ह्यूमैनिटी को कंप्लीट मार देता है, और वो वर्ड शुरू होता है W से, और वो ये कहता है आई एम नॉट वर्दी टू इट, मैं इसके लायक कहाँ हूँ सर। और यहीं पर ह्यूमैनिटी अपने पैर आई मीन घुटने टेक देती है। और ये बिलीफ भी उसका अपना नहीं है कि तुम किसी भी लायक नहीं हो। ये बिलीफ उसे बचपन से दिया गया है, जो अब पूरी तरह से इनग्रेंड हो गया है उसके सबकॉन्शियस माइंड में। याद रखिएगा, मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये रियल, मैंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दूंगा जो भी दूंगा, सुनी हुई नहीं। 70% से 78% ज़्यादा से अधिक लोगों को कैंसर उनको होता है जो अपनी वर्दीनेस को खो देते हैं, अपने लायक होने की फीलिंग को खो देते हैं। या तो उनकी डिग्निटी की पे अटैक हो जाता है, या वो अपनी क्या कहते हैं इज्जत खो देते हैं, या अपने पार्टनर को जिससे बेहद प्यार करते थे उनको खो देते हैं, या कोई ग्रीफ आ जाता है, या उनका एक सपना था जो, और वो अब लगता है कि अब कभी पूरा नहीं होगा और मैं अब किसी लायक नहीं हूँ। जब ये फीलिंग आती है, याद रखेगा, इस वर्दीनेस को पूरा, इस वर्थलेसनेस को पूरा करने के लिए माइंड कहता है कि अगर तूने ये मान लिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, फिर तेरे यहाँ रहना भी अच्छा नहीं है, मैं तेरे लिए एक ऐसी डिजीज़ दे देता हूँ जिस पर तुझे यकीन है कि ये ठीक नहीं होगी। जैसे उन लोगों की वर्थनेस को, उनकी वर्दीनेस को दोबारा क्रिएट किया गया। ये रिकॉर्ड है डॉक्टर हैमर का। डॉक्टर हैमर एक जर्मनी के डॉक्टर है जिन्होंने GNM जर्मन न्यू मेडिसिन नाम की एक प्रोसीजर चलाया था, जिसमें वो दवाई नहीं देते थे, उस आदमी की वर्थ को ठीक करते थे, और 6700 लोगों में से 6200 लोगों को ठीक किया। इट इज़ 97%। कौन से कैंसर? 4th स्टेज के। बाप रे। और जिसको ये कह दिया गया था उस डॉक्टर को कि तुम ठीक नहीं होगे, वो भी डॉक्टर कैंसर का पेशेंट हो गया था जब अपने बेटे को उसने खो दिया था। जर्मनी की फर्स्ट फैमिली ने उसको गोली वोली चला दी थी और उसमें वो बेटे की डेथ हो गई थी 18 साल की। ये रियल स्टोरी है, कभी भी आप पढ़ लीजिएगा। इन स्टोरीज से मुझे रेफरेंस मिलते हैं कि यार हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, रियलिटी क्या है। तो अगर वो आदमी जिसकी रिक्शा पुलर की बात है, और कोई भी, आप कंगाल इसलिए हैं कि आपने अपनी वर्थ को, अपनी वर्दीनेस को मार दिया है, और आपने नहीं मारा, इस सोसाइटी ने मारा है। जब आपको पहले दिन कहा गया आपसे का भी नहीं अच्छा लिखना आता, आपको खा भी नहीं अच्छा लिखने आता, 2 5 नहीं होते, तुम बेवकूफ़ हो क्या, और बस आपकी आइडेंटिटी को क्रिएट कर दिया गया। सो वी आर लिविंग विद द डिस्टोर्टेड आइडेंटिटीज नाउ। जो तीनों बिलीव है सर, जो वर्दीनेस है, पार्डन, जो वर्दीनेस है, जो तीनों बिलीव है, क्या इसको रिकवर किया जा सकता है? 100%, सिर्फ अगले 20 दिन में। अगर वो रिक्शा वाला आपको अपना 20 दिन देता, तो क्या वो एक नया पर्सन होके बाहर निकलता? विद इन 20 डेज, मैक्सिमम 20 डेज। जैसे वो डिसाइड करेगा उसी पल यूनिवर्स उसके साथ खड़ा है। द मोमेंट यू ऑब्जर्व, आपके ऑब्जर्वेंस को ही खत्म कर दिया इस सोसाइटी ने। आप यही कर सकते हैं, जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे यूनिवर्स इमीडिएटली उस इवेंट को क्रिएट करना शुरू कर देगा।
मैंने एक उस ऑप्शन दिया, मान लेते हैं भाई तू कढ़ी चावल बनाना सीख ले लेमन लैंग्वेज में। अगर वो इस चीज़ को ही ऑब्जर्व कर ले कि यार ये पॉसिबल है और ये इस इमेज बनानी शुरू कर दे कि मेरे इस ठेले पर एक बर्तन कढ़ी का है, एक चेलाई मैन और वहाँ एक दो लड़का काम कर रहा है, अब मुझे क्या करना है। जैसे इसकी इंटेंसिटी को क्रिएट करना शुरू कर रहे हो, इंटेंसिटी कैसे आएगी कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, उस लाइफ को कैसे जिएगा, उस फ्यूचर को कैसे जिएगा। जैसे ही वो फ्रेम बनने शुरू हो जाएंगे तो उसके अंदर की इंटेंसिटी क्रिएट हो जाएगी। इंटेंसिटी क्रिएट होते उसी दिन उसको कोई ना कोई मिल जाएगा बताने वाला कि कैसे करना है। मैनिफेस्ट कर रहा है इसको हम मैनिफेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, याद रखिएगा, इसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। सिंक्रोनिसिटी का मतलब है कि जब यूनिवर्स आपकी किसी भी प्रेयर को सुनता है और वो आपको मैसेज देता है, और ये नेचुरल है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये अननेचुरल है, ये सबके साथ होता है। बस आप एक बार ऑब्जर्व करें कि आप चाहते क्या है। उस ऑब्जर्वेशन में दो चीज़ें होंगी, इंटेंशन एंड इंटेंसिटी। और मैं हमेशा एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ कि इंटेंसिटी कैसे क्रिएट करी जाती है। ये 2008 का एक एक्सपेरिमेंट है हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, और वो न्यूरो साइंस के ऊपर काम करता है, माइंड के ऊपर काम करता है। वहाँ के एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस डॉक्टर का नाम है ग्लेन रीन। ये जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक्स में इसका एग्जाम्पल है पूरा का पूरा। उस आदमी ने काम किया कि उसने 10 हीलर लिए जो लोग ट्रेंड थे, अपनी किसी भी इमोशन को पैदा कर सकते थे। दे वर ट्रेंड हीलर्स। और उनके हाथ में ह्यूमन डीएनए रख दिया एक बीकर में, पानी में, और वो पानी भी नॉन आयोनाइज्ड था जिसमें करंट नहीं चल सकता। और ह्यूमन डीएनए की खास बात ये होती है कि वो थॉट के साथ मूव करता है। हर एक थॉट पर हमारा डीएनए मूव करता है। क्या डीएनए कोई फिजिकल फॉर्म भी है? यस, फिजिकल। हमारा जो सेल के अंदर जो ब्रेन होता है वो डीएनए समझ लीजिएगा। और वो सीडी जैसा होता है, जैसे जो बांस की सीडी होती है जिसमें स्ट्रैंड्स लगे होते हैं। वो या तो लेफ्ट घूमेगा या राइट घूमेगा। हर थॉट के साथ वो बदलता है। सो एवरी टाइम यू आर थिंकिंग एनीथिंग, यू आर चेंजिंग योर डीएनए। एवरी थॉट चेंजेस इवन योर जीन एक्सप्रेशन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इपिजेनेटिक्स कह रही है, जो 1970 से पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी भी नहीं कर रहे हैं। और हम कहते हैं जेनेटिक बीमारी होती है। इपिजेनेटिक्स ये कहती है तो ख़त्म हो चुका कॉन्सेप्ट ही आपका। वो ये कहती है सिर्फ थॉट की बीमारी है। एनीवे, मैं उस एग्जाम्पल को पहले बता देता हूँ। तो उन्होंने 10 हीलर को लिया और उनसे कहा कि आप एक खूबसूरत इमोशन में जाएंगे। मोटिवेशन की है, ग्रेटिट्यूड की है, अबंडेंस की है, प्यार की है, कंपैशन की है, ठीक है ना, फॉरगिवनेस की है। अच्छी अच्छी फीलिंग्स को एंजॉय करें 180 सेकंड के लिए। एंड दे डिड इट। उसके बाद उन्होंने उस बीकर को अपनी लेबोरेटरी में भेजा कुछ दिन के लिए कि देखने के लिए उनमें क्या चेंज हुआ डीएनए में। एंड देयर वाज नो चेंज। उन्होंने फिर उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि अब 3 मिनट के लिए एक बार फिर अपने इसको देखिए, ध्यान में लगाइए और आप अच्छी फीलिंग्स को क्रिएट करिए, वही फीलिंग जो पहले करी थी। लेकिन अब एक विचार भी लाइए, एक इंटेंशन भी क्रिएट करिए कि मेरा डीएनए इधर लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज और राइट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सिर्फ ये सोचना है। एंड टाइम वुड बी 180 सेकेंड्स। एंड दे डिड इट। उन्होंने ऐसे ही किया और उनको डीएनए फिर दोबारा भेजा गया और साइंटिस्ट ने पाया कि उनके हर एक डीएनए में अप टू 35 डिग्री का चेंज था। मीन्स इट वाज द पावर ऑफ योर थॉट, द पावर ऑफ योर ऑब्जर्वेंस। इससे भी ज़्यादा आगे के एक्सपेरिमेंट है, कभी आपको किताब पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ सकते हैं। तीसरा उन्होंने फिर किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर आप आइए, इस बार आप अपने डीएनए को रखिए, ह्यूमन डीएनए जो पानी में है। इस बार आप कोई भी इमोशन क्रिएट नहीं करेंगे। यू विल रिमेन इमोशनलेस और यू विल रिमेन न्यूट्रल एज फार एज इमोशन इज कंसर्न। लेकिन आप एक इंटेंशन रखेंगे कि आपका डीएनए घूमे। उन्होंने ऐसे ही किया, न्यूट्रल रह के, यानी कि हाँ, एक न्यूट्रल इमोशन जिसमें ना तो आप बुरा सोच रहे हैं ना अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें आपकी एनहेंस्ड स्टेट नहीं है। और उन्होंने ऐसे ही किया कि एक सिंपल सी जो ऑर्डिनरी थॉट को लेकर जो स्टेट क्रिएट हो गई, ठीक है ना, भाई चीनी महंगी हो गई है यार, चलो पैसे तो आ ही रहे हैं यार, तो हम एक न्यूट्रल सी स्टेट में जी रहे हैं। अगर मैं कहूँ अरे यार हमारे पास 10 करोड़ रुपए आ गए तो एकदम से बढ़ गई स्टेट। तो उन्होंने एक नॉर्मल स्टेट में एक मैनिफेस्ट किया कि हमारा डीएनए एक बार फिर रिवॉल्व करे। तो पाया तीसरी बार कि उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पर तीन ही बात हुई है।
एक बार उन्होंने इमोशन रखी लेकिन इंटेंशन नहीं रखी, कोई बदलाव नहीं। दूसरी बार में उन्होंने इमोशन भी हाई लेके गए, इंटेंशन को क्रिएट किया, रिजल्ट आ गया। तीसरे में उन्होंने इंटेंशन रखी लेकिन इमोशन नहीं रखी, कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। चारों तरफ आपको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे ये रोज़ समझा रहे हैं, रोज़ाना वर्मा जी ये कह के सोया करो, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम रिच, आई एम रिच, कुछ नहीं होने का, कहते रहो, तोते बन गए आप। इमोशन कहाँ है इसमें? तो ये जितने भी अफर्मेशन फेल हो रहे हैं, वो कई बार कहते हैं नहीं एक आदमी के लिए ठीक हो गया। भाई एक आदमी के लिए बनता है क्या रूल? आपकी फैक्ट्री, कौन सी कार को आप अपने बेटे को लेकर देंगे? एक कार की कंपनी ऐसी है जिसमें से 10,000 कारें वो बनाता है रोजाना और 9,999 कार बिल्कुल परफेक्ट होती है, एक खराब होती है। और एक ऐसी कंपनी है जिसमें वो 10,000 कार बनाता है, 9,999 कार हमेशा फेल होंगी, एक अच्छी है। इस कंपनी से खरीदोगे कभी? क्योंकि ये रूल ही नहीं बन सकता। तो अगर एक आदमी को, किसी को रिजल्ट मिल गया और वो ये करा, मैंने तो देखो जी BMW बाइक ले ली, इससे जी तो मेरे पास इतना बड़ा मकान हो गया, वो सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है। रूल वो काम होता है जो कम से कम 95% तक लोगों के ऊपर काम करे, एक आदमी के ऊपर नहीं। एक आदमी के ऊपर अगर कोई रूल काम कर रहा है तो इट कैन नॉट बी ए रूल, इट इज़ ए पर्टिकुलर इवेंट ओनली। और हो सकता है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हो। विजन बोर्ड भी इसी तरह से है, जिसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंशन बस आपने बना दी है मुझे कार चाहिए, इंटेंसिटी कुछ नहीं है, पर्पस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी आप, अगर उस रिक्शा वाले के पास ये इंटेंसिटी है कि इंटेंशन है कि मुझे पैसा तो कमाना लेकिन बढ़िया तरीके से कमाना है और अपनी बच्ची के लिए कमाना है, तो उसको एक फादर भी मिले, अपनी बीवी को कमाना है, उसको एक अच्छा हस्बैंड भी मिले और 2 लोगों को जॉब भी देना है, और ये इंटेंशन दिल पर लगे, दिमाग पर नहीं। दिमाग सिर्फ पिक्चर बनाता है, इंटेंसिटी हार्ट क्रिएट करता है। और वो इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए कि मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे अपनी बेटी को एक अच्छा फादर देना है। एक रिक्शा पुलार अच्छा फादर नहीं बन सकता, रोज़ाना उसके पास टाइम की और पैसे की प्रॉब्लम रहेगी। और जैसे ही वो इस इंटेंसिटी को क्रिएट करेगा कि ये आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग फॉर माई डॉटर, और उसका चेहरा सामने आए, और अगर फेल हो गया तो मेरी डॉटर को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इस समाज में। जिस दिन ये इंटेंसिटी बन जाएगी, वो उसी दिन 3 महीने नहीं लगाएगा, 3 दिन के अंदर कड़ी पकौड़े बनाकर बेचना शुरू कर देगा। और वो रोज़ाना 500 की जगह कम से कम 2,000 रुपये रोज़ाने की सेल करेगा और एक लड़के को अपनी नौकरी भी देगा। विद इन 3 मंथ्स लाइफ बदल जाएगी। सवाल यह है कि कई बार इंटेंशन है आपके पास तो इंटेंसिटी नहीं है, और कई बार इंटेंसिटी है। आप कई बार कहते हैं आदमी बहुत बढ़िया था जी, उसने सबका भला चाहा जी, रहा कंगाल। भैया अब आदमी बहुत बढ़िया था, इमोशन बहुत बढ़िया थी, पर उसमें इंटेंसिटी, उसकी इंटेंशन खराब थी कि जी अमीर बनना खराब है। समझ गए मेरी बात? तो इंटेंशन भी रखिए और इंटेंसिटी भी रखिए, तब आप 1340 किलोग्राम के ट्रैक्टर को पलट सकते हैं, आप किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं। कुछ ट्रेनर या लोग ये भी कहते हैं कि विल है तो यू कैन, आप कुछ भी कर सकते हैं, मोटिवेटेड रहो, मोटिवेशन के साथ करो। सो क्या सही में विल मोटिवेशन? विल पावर जो है इस शताब्दी का दिया होगा शब्द है एक, जो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें दे दिया गया है, और वो जानते थे कि ये एक ऐसी दुनिया है, तीसरा वर्ल्ड इंडियंस, इनको अपने ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। अगर विल पावर काम करती तो फिर इतने अध्याय न लिखे जाते गीता में। इशू को रिजॉल्व कर लिए, और मैं अगला वर्ड बोलूँगा तो यहाँ हिल जाएंगे आप। विल पावर नहीं होती है, और दूसरी बात, और जो होती भी है तो वो सेल्फ विल नहीं होती, अदर्स विल होती है। मैं समझा देता हूँ अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो। प्लीज़ सर। मैं सिगरेट पीनी नहीं जानता, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मुझे उसकी आदत है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि वर्मा जी सिगरेट पिएंगे आज, मैं मना करने की ऑप्शन रखता हूँ, मैं कह दूंगा नहीं पीऊँगा। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ पियो, कितनी अच्छी लगेगी, देखो हम फिर एक नशा होगा, फिर नाचेंगे, मैं अभी भी कह सकता हूँ नहीं पीऊँगा। अरे राम सर आपको मैं आज 10,000 रुपये भी दूंगा, नहीं पीऊँगा। विल पावर काम कर रही है, क्योंकि ये अभी पैटर्न मेरे माइंड को नहीं पता है। अगली बात सुनिएगा,
मैं 40 सिगरेट रोज़ाना पीता हूँ, उनका आदी हो चुका हूँ। बॉडी जैसे ही मेरी लस्ट में जाती है, प्रॉब्लम में जाती है, टेम्पटेशन में जाती है, मुझे सिगरेट चाहिए, नहीं तो मुझे विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं। अब आप मुझे विल पावर से कह रहे हैं कि आज आप विल पावर से सिगरेट नहीं पिएंगे। इस समय मैं अपने आप को जब विल पावर से सिगरेट नहीं पी दे रहा हूँ, मैं अपने आप को पेन दे रहा हूँ या प्लेजर दे रहा हूँ? पेन दे रहा हूँ। जोर से बोलिए। पेन। पेन दे रहे हो ना। और ह्यूमन ब्रेन इस तरह से वायर्ड है, इस तरह से हमारे ऑलमाइटी ने हमारे ब्रेन को बनाया है कि हम किसी भी पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर अभी आपको पता चला जाए कि आपके घर में, परिवार में किसी आदमी को पेन है, इस समय बच्चे को पेन है, आप ये नहीं देखेंगे कौन सी ड्रेस पहननी है, आप ये भी नहीं देखेंगे कौन से जूते पहनने हैं। और मैं ये कह दूं कि चंदन जी, लेकिन आज तो कर्फ्यू लगा हुआ है और आईपीएल इतना बढ़िया चल रहा है, आप आईपीएल नहीं देखेंगे, आपको ये कर्फ्यू नहीं रोक सकता, बिकॉज आप इस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। इसीलिए विल पावर 2 हफ्ते से लेकर 2 साल में टूट जाती है। फिर आप कहेंगे कि कुछ लोगों को तो सर परमानेंट बदलाव होता है। याद रखिएगा, उस चीज़ को जब आप मेरे साथ बैठेंगे ना, वहाँ एक डीप प्रोग्रामिंग हुई है। मैंने कई लोगों को हेल्प करी है, मैं आपको एक छोटी सी 2 कहानी सुनाता हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करोगे। सर प्लीज़। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा सर मेरे से स्मोकिंग नहीं छूटती है। मैंने कहा ठीक बात है, ये आपकी ऑप्शन है, छूट तो सकती है, मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, करवाऊंगा। और एक दिन की बात है कि वो करीब 56 साल की उम्र में उन्होंने एकदम से मैसेज किया कि राम सर, आई एम इन डायर नीड ऑफ योर्स, मुझे बाप की बेहद ज़रूरत है। मैंने कहा बोलो। सर, आई हैव गॉट ए मेजर हार्ट अटैक एंड इट वॉज द टाइम टू प्रोग्राम हिज माइंड, नॉट टू गिव द सिंपैथी, आई डोंट लाइक इट। मैं लोगों से कहता हूँ कभी गेट वेल सुन के मैसेज को मत लिया करो, ये नहीं तो बीमार हो जाओगे और ज़्यादा। तो मैंने कहा हो गया काम? हाँ। मैंने कहा बच्चे कितने हैं घर में? उसने कहा सर 2 बेटियां हैं, छोटा बेटा है। बेटियों की शादी होगी? नहीं सर अभी नहीं। मैंने कहा तुम तो चल बसोगे अब? ऐसे ही बोला मैंने, क्योंकि अब मैं अपने हिसाब से बोलूँगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं। मैंने कहा तुम तो चल बसोगे या अब बेड पे रहोगे? और ये दुनिया ना, जो आदमी कमज़ोर होता है उसके लिए ये दुनिया नहीं होती, भेड़िया होती है। अब ये भेड़िया आपको दिखाई देंगे आपके बच्चों के लिए। राम सर अब मैं क्या करूं? मैंने कहा इस दर्द को देख लो कि अगर तुम नहीं हो तो इन बच्चों का क्या हो रहा है। 8-8 हज़ार रुपये पे तुम्हारे बेटे को नौकरी करनी पड़ेगी, गालियां अलग मिलेंगी, और तुम ठीक हो गए तो क्या क्या होगा। और वो अचानक रोने लगा। राम सर बस अंतिम शब्द बता दो, मैं क्या करूं? मैंने कहा जी लो अभी भी। और उसके बाद उसे लस्ट नहीं आई सिगरेट की। आप कहेंगे विल पावर से छूटा? नहीं, इनर प्रोग्रामिंग कैसे होती है दूसरी कहानी बताता हूँ। इस कहानी ने मुझे बहुत गहराई तक टच किया है। जब मैं एनएलपी सीख रहा था 34 साल पहले, और मैं बीमारी से गुजर रहा था, और उस बीमारियों से कई बार मैं बहुत सिग्निफिकेंस लेता था। मुझे बीमारी है देखो जी, अर्थराइटिस भी होगी जी, मेरे बाल भी गिर गए जी, और मैं तो कहाँ तक की दवाई खाता था। मुजफ्फरनगर से आता था सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़कर, कहाँ खाता था दवाई, नजफगढ़ के एक लाइन में लगता था, लोगों को बताता देखो मैं कितना बीमार हूँ। और जब एक कहानी पढ़ी और मैंने कहा ये तो गेम मैं भी खेल रहा हूँ। और कहानी ये थी कि मैंने कहानी पढ़ी, उसमें एक आदमी ने लिखा कि मैं 38 सालों से सिगरेट पी रहा था, और उस सिगरेट को कई बार मैं छोड़ना चाहता था, कई बार मेरे घर वाले कहते थे छोड़ दो, कई बार डॉक्टर कहते थे बीमार पड़ जाओगे। और उस आदमी ने कहा कि मैं छोड़ भी पाता था तो 2 महीने से लेकर 3-4 महीने में फिर पीने लगता था, क्योंकि मेरी लस्ट, मेरी टेम्पटेशन जाती नहीं थी। मेरा सिर दर्द बढ़ जाता था, मेरा पेट दर्द बढ़ जाता था, मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगता था। और अगला सेंटेंस जो उन्होंने लिखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबको सुनना चाहिए। उसने लिखा और एक दिन ऐसा हुआ ये सिगरेट छूट गई। सही बात तो यह है कि मैंने कोई विल पावर नहीं लगाई। उसके बाद मुझे इस सिगरेट की कोई लस्ट भी नहीं आई। और अगला सेंटेंस ये था कि एक दिन मेरी 10-11 साल की बेटी स्कूल से आई और उसने अपनी ड्रेस भी नहीं चेंज करी, एक तरफ बैग फेंका, और मेरा जो रूम था मैं वहाँ पर बैठकर पढ़ रहा था, अपने बिजनेस के कुछ कागज़ देख रहा था और सिगरेट पी रहा था। उसने दरवाज़ा धाई से खोला और मेरे मुंह से सिगरेट निकाल कर दूर फेंकी और बोली आज से आप सिगरेट नहीं पिएंगे।
आदमी कहा कि मैं अपनी बेटी के इस बिहेवियर से खुश नहीं था, मैं उससे और चिल्लाया, क्या स्कूल में ये सीखते हो फादर से कैसे बिहेव किया जाता है? और उस चिल्लाकर मैंने पूछा कि बताओ क्यों नहीं पीऊँगा सिगरेट, सब लोग यही कहते रहते हैं, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मेरा गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा कि मेरी बेटी अभी भी मेरी आंखों में देख रही थी, उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं था, और उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, डैड मैं चाहती हूँ जिस दिन मेरी शादी हो आप भी मेरी शादी में रहें, आपके बगैर मुझे शादी करना अच्छा नहीं लगेगा। और आज मेरी क्लास टीचर ने बताया है कि जो सिगरेट पीते हैं दे में डाई यंग, वो जल्दी मर सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि ये कहकर वो बेटी चली गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं खड़ा हुआ और मैंने सब सिगरेट को तोड़ दिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि 15 साल बाद मैं वहाँ नहीं हूँ। हाउ माई डॉटर इज़ फीलिंग। कहता कि अगले दिन की बात है कि वो फ्रेंड आए जिनके साथ मैं सिगरेट पिया करता था, वही दोस्त थे जिनके साथ मैं एंजॉय किया करता था, और ये सही वही पैकेट था सिगरेट का जो उन्होंने मेरी तरफ बढ़ाया। ये वही पैकेट था जिसको मैं एंजॉय किया करता था। लेकिन आज इस सिगरेट के सामने मेरी बेटी का चेहरा दिखाई दे रहा था जो कह रही थी, डैड डू अटेंड माई मैरिज। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो विल पावर में आपको सालों लग सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि इम्प्रिंट आपके माइंड पर पड़े विल पावर से, लेकिन दर्द का इम्प्रिंट इमीडिएटली बदल जाता है। जब भी आप कोई भी इंटेंसिटी क्रिएट करना चाहें, याद रखिएगा दर्द सबसे बेहतरीन आपका दोस्त है किसी भी चीज़ को। कई बार मैं लोगों से कहता हूँ जीने की विल पावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं हो ये सोच के चलो कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या गुजरेगी। छोटे बच्चे हैं तो उनका क्या क्या हश्र कर देगी ये दुनिया, अब जीने की इच्छा हो जाएगी। ऐसा मन करेगा कि मरने से पहले 2-4 करोड़ रुपए इनके नाम कर दूं, और जैसे ही तुम खड़े हो जाओगे उसी टाइम ये बीमारी एक तरफ हट जाएगी, क्योंकि बीमारी उन लोगों को नहीं होती जिनके पास जीने के लिए कोई बड़ा रीज़न होता है। आप रीज़न खो चुके हैं, इसलिए आप कंगाल हैं, बीमार हैं, मोटे हैं, या कोई और बीमारी आपने पकड़ ली है। उस दिन मुझे पता चल गया था कि ये तो मेरा ड्रामा है सारा, मैंने अपने आप को हील कर लिया। मेरे पास कोई पैसा नहीं था 1994 में, सही बात है, जॉब भी नहीं था जब मैंने अपने आप को हील किया। और 95 में मैंने स्कूल के लिए मैनिफेस्ट किया, और 97 में एक स्कूल चलता है जब आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं, चीतल रेस्टोरेंट पर आप रुकते हैं, दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर, और चीतल रेस्टोरेंट से फिर गाड़ी उठाइएगा 1 किलोमीटर दूर, आपको राइट में एक 3 मंजिला बिल्डिंग दिखाई देगी जहाँ पर करीब 150 कमरे हैं। आई एम द फाउंडर ऑफ दैट स्कूल। और वो तब शुरू किया था जब मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है। मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, यहाँ से बच्चे उतर रहे हैं। मैं ये देखा करता था कि इस एरिया में जब भी कोई शादी होती है उन 2500 फैमिलियों में सबसे पहला कार्ड मेरा लिखा जाता था। दैट वाज द इंटेंसिटी, पर्पस। तो जब भी आपके पास बड़ा पर्पज होगा किसी काम को करने के लिए, इंटेंशन के पीछे और इंटेंसिटी होगी कि मैं हमेशा समाज के लिए कुछ करना चाहता था, और मैंने वो कर दिया। माँ मुझे पता है कि 90% नहीं, अब तो 99% बच्चों को ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ, सिवाय एनुअल डे पर जब मेरा फोटो आता है कि दिस 2 पीपल हैव फाउंडेड दिस स्कूल। मैं वहाँ कई बार होता भी नहीं हूँ, कई साल हो गए, उतना भी टाइम नहीं मिलता। बहुत सारी टीचर्स ने मुझे देखा भी नहीं है, पर मैं उस मोमेंट को जब जीता हूँ जब वहाँ से बच्चा एक निकलता है और किंग्स 11 में वो IPL अभी भी खेल रहा है। मैं उस मोमेंट को देखता हूँ जहाँ से बच्चे ने IIT करी है, और या फिर बच्चे स्कूल से उन्होंने मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MD भी कर लिया है, पहला ही बच्चा जिसको मैं पहले दिन लेकर आया था। तो ये जो इंटेंसिटी है या तो प्लेजर की या पेन की, यही तो आपकी लाइफ को बदलती है। ये खो गई है। हम लॉजिकली देखते हैं, रिश्तों को भी लॉजिकली नहीं देखा जाता, इमोशंस से देखा जाता है कुछ चीज़ों को। अच्छा सर, एक सवाल मेरे मन में, क्योंकि हम इस सीरीज़ में हैं, ये बातें चल रही हैं, एक पेन किलर है, वो पेन किलर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि पाँव के दर्द को ठीक करना है, सर के दर्द को? और दोनों के दर्द की दवा अलग है, दांत के दर्द की दवा अलग है, सर के दर्द की दवा अलग है, पेट की अलग है। तो क्या दवाइयाँ एग्जिस्ट करती हैं? क्या बिना दवाइयों की भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ ठीक कर सकता है तो? इस सवाल को आप यूँ समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। मैं एक किताब पढ़ रहा था कि भाई, जिसका मैंने अभी नाम लिया था गेटिंग वेल सून, वो मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर अब पूरी सीरीज देना चाहता हूँ, लोगों को एक बिलीफ देना चाहता हूँ
मैं हमेशा लोगों को बिलीव देता हूँ, कई बार मुझे गालियाँ खानी पड़ती है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, ऐसा लगता है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ कि यार तेरा तो कुछ नहीं जा रहा ना, किसी आदमी का बिलीव बन जाए, उसको प्लेसिबो आ जाए और वो ठीक कर ले तो नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा ना। एनीवे, मैं उसमें एक सवाल को पढ़कर अक्सर लोगों को बताता हूँ। वो किताब बेसिकली बहुत बड़ी बीमारी के लिए लिखा है, सो कॉल बड़ी बीमारी है, तो मेरे तो उसको समझाता हूँ तो लोग हंसते हैं। उसका नाम कैंसर है। वो ये कहता है कि एक ही बीमारी 2 मरीजों को दी जाती है एक ही बीमारी के लिए, एक रेस्पॉन्ड करता है, एक रेस्पॉन्ड नहीं करता। जो मैं अभी बता रहा था, जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, याद रखिएगा उनका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है उन लोगों से जो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, बीमारी जो दवाई आप ले रहे हैं उसका रोल है जरूर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन याद रखिएगा उस रोल को आप या तो बर्बाद कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम से। जितने भी आपके पास जितने भी एंटीबायोटिक है वो आपके अंदर के बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करते हैं, वो कभी आपको हील नहीं करते। हील बॉडी अपने आप कर लेती है, लेकिन उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपकी जो इम्यूनिटी थी वो इस गोली से बहुत पावरफुल थी, आपने उसे क्यों ख़राब कर दिया। 2010 की बात है, मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था डॉक्टर दीपक चोपड़ा की, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा उनका नाम है जी हीलिंग में। जी सर। मैं उनकी लाइव वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने जो बातें कही वो मेरे दिल को टच कर गई और वो वर्थ शेयरिंग है। उन्होंने कहा कि आप बीमारी, इम्यूनिटी, इन 2 चीज़ों को जानते ही हैं, लेकिन आप यूँ समझिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, आप उसमें किक मारते हैं और वो एक 20 मंजिला इमारत पर जाकर लगती है फुटबॉल और वो गिरने लगती है। तो ये मत समझिए कि इस फुटबॉल में बहुत ज़्यादा ताकत आ गई, ये आप सुपर ह्यूमन हो गए ना। क्या बात है। असलियत में ये 20 मंजिले की जो इमारत है, इसे एक बहाना चाहिए था इस फुटबॉल का, और ये इतनी कमज़ोर जर्जर हो गई है कि इसे एक फुटबॉल ही काफ़ी है। बिल्कुल यही आपके साथ होता है। आपकी जो इम्यूनिटी है, क्या आप जानते हैं वो किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस और किसी भी सेल से 1 लाख गुना से ज़्यादा ताकतवर होती है, चाहे वो कैंसर सेल है या ट्यूबरक्लोसिस सेल, इबोला है या कोई और पैंडेमिक वाला वायरस, स्वाइन फ्लू है या इससे भी खतरनाक कोई और। आपकी इम्यूनिटी बिलियंस में आपके अंदर है, वाइट ब्लड सेल्स, उन्हें पहचानना आता है, इमीडिएटली उन्हें मल्टीप्लाई करना आता है, अपनी फौज को इकट्ठा करना आता है और अटैक करना आता है। अटैक करके उसे बाहर फेंकना आता है, इवन डेड बॉडीज़ को, वह बैक्टीरिया की। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक बैक्टीरिया अंदर जाता है और वो मल्टीप्लाई करने लगता है और वो करोड़ों जो सेल हैं वो चुपचाप बैठ जाती हैं। याद रखिएगा, वो वही रीज़न है जो अभी मैंने बताया। आपने इस इम्यूनिटी को इतना बर्बाद कर लिया है कि इसको सिर्फ एक बैक्टीरिया ही काफ़ी है मारने के लिए। अगर उस किसी भी बीमारी में अगर कोई बीमारी इलाज है तो सबके लिए होनी चाहिए, पर ऐसे तो रेफरेंस आपको बहुत मिल जाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी को ठीक कर लिया। हाँ, आसपास ये तो मिल में जाएंगे बहुत सारे, हाँ, मिलते हैं। और कई बार ऐसे भी मिलेंगे कि उन्होंने कोई दवाई डॉक्टर की छोड़ी थी। मैं एक ऐसे, मेरा पार्टिसिपेंट है जो अभी पिछले साल मेरे पास एक 10 दिन की वर्कशॉप करने आए थे। उन्होंने कहा, राम सर, मैं आपको जानता भी नहीं था, मुझे तो एक डॉक्टर के यहाँ पर बैठे हुए क्लिनिक में आपके बारे में पता चला। मैं कोई किसी बीमारी को लेके गया, वो ऑटो इम्यून थी। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने कहा, साहब जब ये ठीक ही नहीं हो सकती तो मैं आपकी दवाई क्यों खाऊं? लॉजिकली तो ये, जब ये ठीक ही नहीं होगी तो दवाई क्यों खाऊं? और तभी मुझे मैनिफेस्ट हुए आप, और आपने कहा कि ऑटो इम्यून डिजीज़ तो शरीर में दिखाई देती होती तो दिमाग से, चाहे वो बालों का गिरना एलोपेशिया है, चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, चाहे वो आपका थायराइड है। और जब आपने उसको पूरा समझाया एक वीडियो में, तो मैंने कहा तो ये तो मुझे सभी कुछ मिल गया। और मैंने अपने माइंड से आपकी वीडियो देखनी शुरू करी। अभी तो मैंने आपकी ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, और मैंने इसके सिम्टम को भी ख़त्म कर दिया या बहुत रिड्यूस कर लिया। बालों के गिरने को भी, बालों का गिरना है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सोराइसिस की बीमारी है, जो बहुत लोगों ने लिखा होगा कि जी सोराइसिस हो रही है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये आपके शरीर में दिखाई देती है, ये माइंड की बीमारी है। जब भी आप तनाव से गुजरेंगे, जब भी आप पेनफुल मेमोरीज से गुजरेंगे, जब भी आपके पास ग्रीफ पड़ा होगा यहाँ पर, जब भी आपकी वर्थ को ख़त्म कर दिया गया है सोसाइटी के द्वारा, जब भी आपका फ्यूचर आपको ब्लैक, डार्क या अनसर्टेन दिखाई देगा, उस समय आपका माइंड अपने केमिकल्स के द्वारा, जिसको आप न्यूरोपेप्टाइड या हार्मोन कहते हैं, आपकी इम्यूनिटी पर जाता है, वाइट ब्लड सेल्स पर जाता है,
और वहाँ पर आपकी ब्लड सेल्स 3 तरह से रिएक्ट करते हैं। पहली, आपकी ब्लड सेल्स जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो या तो सरेंडर कर देंगी। अगर वो सरेंडर कर देंगी तो ऐसे में कैंसर नाम की बीमारी होती है, क्योंकि अब कैंसर सेल तो हमारी बॉडी में रोजाना बनती हैं, उन्हें रोजाना किलर सेल मारती है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। रोजाना घर में कबाड़ आएगा, अगर घर में अंदर आप हैं तो रोजाना कूड़ा तो आएगा ही आएगा, और कूड़ा आएगा तो सफाई करने वाला भी आएगा। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना, ये तो हमारी बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप रोक कैसे रखते हैं। लेकिन अगर कूड़ा उठाने वाला 10 दिन नहीं आएगा तो पूरी दिल्ली का एक बार हाल देखा था ना आपने, कि कूड़ेदान हटाने वालों ने स्ट्राइक कर दी थी। बिल्कुल यही होता है। या फिर आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज रिएक्ट करेगी। जब वो रिएक्ट करेगी तो इसे हम एलर्जी कहते हैं। और तीसरा है कि आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज होकर आप ही को मारने लगे, यानी कि वो कंफ्यूज हो जाए कि ये मेरा होस्ट है या ये मेरा वायरस है। तो अगर ऐसे में बालों के पास जो इम्यूनिटी है वो बालों के जड़ों को ही अगर दुश्मन मानने लगे तो उनको मारने लगती है। इसको आप एलोपीसिया कहते हैं, मुझे भी हुआ था। अगर वो पैनक्रिया की बीटा सेल को मार देगा तो आपको इंसुलिन नहीं बनेगी, इसको आप डायबिटीज़ 1 कहते हैं। अगर वो आपके जोड़ों की सेल को मारने लगे तो इसको आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगी। अगर वो स्किन की सेल्स के साथ बदतमीजी करने लगे, ऊट पटांग तरीके से बिहेव करने लगे तो इसको सोराइसिस कहते हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन को मारने लगे तो इसको आप एसएलई और लूपर जैसी बीमारी कहते हैं, जो जानलेवा हो जाती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इम्यूनिटी तो जब आपके माइंड से नीचे तक आ रही है इम्यूनिटी न्यूरोपेप्टाइड द्वारा, तो फिर रीजन कहाँ है? आपके माइंड में। तो आप माइंड के ऊपर काम क्यों नहीं करते हो? लेकिन यहां पर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उसमें से सिर्फ 20% ये तो मान चुके हैं अब तक कि काम तो यहीं से हो रहा है। क्योंकि जब ये बीमारी शुरू हुई है, अगर आप सुन रहे हो दोस्तों, अगर आपको कोई भी बीमारी शुरू हुई है उस समय में चले जाइए, उससे पहले 2 सालों में चले जाइए। आप किसी न किसी तनाव से गुजरे हैं, चाहे वो आप गलत रिश्ते में फंसे हैं, आप नेगेटिव आदमी के साथ रह रहे हैं, आप नार्सिस्ट के साथ रह रहे हैं, आपका हस्बैंड ड्रामेबाज है या वाइफ ड्रामेबाज है, या आपने ईएमआई से अपना फजीहत करवा रखी है, या आपने पंगे पाल रखे जीवन में, या आपके पास पास्ट का ग्रीफ है। और कमाल की बात है कि न्यूरो प्लास्टिसिटी द्वारा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग द्वारा, जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं 34 सालों से इनको ठीक कर रहा हूँ। पहले तो मैंने अपने आप को ठीक किया। कितने दिनों में सर? मुश्किल से अगर ये आ जाए तो 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। आपकी बॉडी तो होम्योस्टेटिस को जानती है ना। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि अगर आप थॉट से और बेकार के खाने से बॉडी को स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं तो उसी पल ठीक होना शुरू हो जाती है, उसी पल। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि वो अपनी नेचुरल अवस्था में जीना चाहती है। मेडिकल साइंस ये खुद जानती है कि हमारी बॉडी बीमार पड़ना नहीं जानती। ये तो हमारा थॉट है जो कन्वर्ट होता है न्यूरोपेप्टाइड में, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। वहाँ से हमारे नर्व्स के न्यूरॉन एक्साइट हो जाते हैं और वो हमारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, और ग्लैंड्स इमीडिएटली हार्मोन निकालती हैं, और ये हार्मोन एक मैसेज को लेकर जाता है हमारी सेल पर। और हमारी सेल जितनी भी हैं वो एक ही काम करती हैं कि हमारे लिए प्रोटीन बनाती रहती हैं, अच्छा प्रोटीन बनाती रहती है। और जैसे यहाँ से एक स्ट्रेस गई, वो अपना प्रोटीन बनाना बंद कर देगी, जो आपके लिए जीने के लिए अच्छा है। अब बेकार का प्रोटीन बनाएगी और उसको भी नहीं पता वो कहाँ भेजेंगी। अब क्या करते हैं लोग कि इससे परेशान है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चंदन जी। जब मैंने कहा था ना कि मेरे पास और तीसरा आदमी भी एक मिले मुझे, एक पेशेंट, तो उन्होंने कहा कि सर डॉक्टर ने कहा कि मेरी बॉडी में चीपर प्रोटीन बनना शुरू हो गया। और मैं हंसा जोर से। मैंने कहा मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ और तुम मुझे यही कह रही हो कि तुम स्ट्रेस से गुजर रही हो। और मैंने कहा इन स्ट्रेस को छोड़ दो। अगली बात बताता हूँ वर्दीनेस की। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आज आपको, आप हिल जाएंगे और लोग भी हिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि राम सर आप काउंसलिंग दे देंगे। मैं कहा भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं, आप वर्कशॉप कर लो और मैं गाइड ऐसे ही फ्री में ही कर दूंगा बाद में। लेकिन मेरे एक ट्रेनर से तब तक आप काउंसलिंग ले लो। तो उनका पता है क्या है, एंड उनकी वर्थ नॉट इन करोड्स बल्कि मल्टी करोड़ में समझ लीजिएगा, जिसके पास कॉलेज की एक चेन चल रही हो। एंड शी सेड सर वो आपका ट्रेनर तो ना बहुत पैसे मांग रहा है। कितने? 2500 रुपये एक सीटिंग के। और मैं जोर से हंसा। मैंने कहा देखिएगा कितनी वर्थ इनकी ख़त्म है। एक तरफ आपके पास सैकड़ों करोड़ हैं और एक तरफ लाइफ है, बट ये 2500, 4000, 6000 रुपये एक सीटिंग के, ज़्यादा 20-30 सीटिंग चाहिए उसको ठीक होने के लिए, वो ज़्यादा लग रहा है।
मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग अपनी वर्थ को नहीं समझते। मैं एक आदमी को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। बहुत बड़े बिल्डर हैं, बिग बिल्डर। मेरी उनकी दोस्ती थी, अभी भी है। उन्होंने कहा कि यार उनको किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, और मैं जानता था कि वो तनाव से गुजर रही हैं, अंदर उनके रिवेंज चल रहा है, अंदर एक गिल्ट चल रही है। और उन्होंने कहा कि क्या तुम हेल्प कर दोगे? मैं हाँ कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी फ़ीस क्या होगी? मैंने कहा सर ना पूछते तो तब भी मैं करता, लेकिन आपने पूछा तो अब मैं बता देता हूँ। आपकी वर्थ कितनी है? जो आपके पास पैसा है, मार्केट कैप छोड़ दो। उन्होंने कहा 500 करोड़। मगर 250 मेरे। वो जोर से उन्होंने मेरी तरफ को देखा, टूथपिक हटाया, ऐसे करा, ये तो ज़्यादा है। मैंने कहा किसको देखते हुए? आपको बचा कौन रहा है? एनीवे, उन्होंने कहा नहीं ये तो ज़्यादा है। मैंने कहा सर मुझे भी मालूम था आप देंगे नहीं, और मुझे भी पता है ये पैसा ज़्यादा है, पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि एक आदमी जिसके लिए अभी भी 250 करोड़ बाकी हैं, और एक कंपनी बाकी है जिससे वो 2500 करोड़ कर लेगा एक साल में, उसके लिए लाइफ वर्दी नहीं है। पॉइंट है सर। उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं एक ही काम करता, मैं एक जोड़ी कपड़े पहनकर अपने परिवार को बाहर खड़ा कर देता, और ये कहता ये रही सारी पासबुक, ये रही कारों की चाबी, और ये रहा मकान, और ये रहे मेरी गांव की ज़मीन के पेपर, सारा तेरा, बचा ज़िंदगी, दोबारा कमा लूँगा मज़े के साथ। क्या बात है सर, ये शानदार। है मेरी वर्थ। मैंने उससे फिर कहा कि कोई बात नहीं। एनीवे, मेरी उन्होंने शायद बात को ख़राब तरीके से लिया, और एक दिन की बात है कि व्हाट्सएप पर मैंने उनको देखा, सभी लोग उनको गेट वेल सून के मैसेज भेज रहे थे। करीब 300-400 मैसेज आ गए, क्योंकि बड़ा आदमी है। अगर आप सुन रहे हैं सर तो आप विद ड्यू रेस्पेक्ट। एनीवे, मैंने उनसे कहा कि सब लोग आपको गेट वेल सून भेज रहे हैं, ये क्या है? उन्होंने कहा आई हैव गोट माई किडनीज ट्रांसप्लांटेड। बोथ? सेड यस। मैंने कहा सर रुका मेरे पे अभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे भी अंदर भी कमी है, पर मैं आपको सलाह दे सकता हूँ पर्सनल मैसेज पर। उसने कहा यस। मैंने कहा इनको अभी बंद करो कि गेट वेल सुन के मुझे ना भेजा, और बार बार आप थैंक्स 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 भेज रहे हो। तुम अपनी प्रॉब्लम के रिवार्ड ले रहे हो। तुमने जो संकट पाले हैं उसके रिवार्ड से लेने शुरू कर दिए तुमने। तुम्हारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग उल्टी हो जाएगी, यानी कि जितना बीमार पड़ोगे माइंड उतना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस ले रहा है। सबसे कहो कि आई एम ओके, डोंट सेंड इट। उनसे कहा कि आई एम ऑलरेडी हील्ड। और नंबर 2, डोंट से ट्रांसप्लांट किडनीज। इमेजिन करो कि ये आप ही की हैं, नहीं तो अगर ये ट्रांसप्लांट बोलोगे तो आपकी इम्यूनिटी इनको हमेशा मारती रहेगी, और आपको इम्यूनिटी सप्रेसर खाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा सर यही कह रखा डॉक्टर ने कि जीवन भर इम्यूनिटी सप्रेसर खाने पड़ेंगे। मैं क्या करूं? मैंने कहा इमेजिन करो कि ये आपके परिवार का खोया हुआ एक सदस्य था जो दोबारा वापस आ गया है, और इमेजिन करो कि आपकी इम्यूनिटी इसको वेलकम कर रही है हार पहनाकर। जब आप इस तरह से विजुअलाइज करेंगे तो आपकी बॉडी हर एक विजुअलाइजेशन को सुनती है। आपके माइंड में जो पिक्चर बनती है आपकी बॉडी से सुनती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सबके फायदे के लिए। इस समय आप सिर्फ उस खाने को विजुअलाइज कर दो जिसको आप एंजॉय करते हैं। आइसक्रीम हो सकता है, बर्गर हो सकती है। जैसे ही उसे करा तो आपके मुंह में पानी आ गया। पिक्चर यहाँ बनी है, ग्लैंड ने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड कर दिया। आगे सुनो, आप किसी भी सेक्सुअल फैंटेसी को एंजॉय करना शुरू करो कि किसी के साथ आप हैं, और जो भी आपकी फैंटेसी होती हैं, टुगेदरनेस की या रोमांस की या जो भी एक्टिविटी की होती हैं, आप 2 मिनट के बाद देखेगा इमीडिएटली आपकी बॉडी में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सेक्सुअल ग्लैंड्स इमीडिएटली आपके पार्ट्स को इग्नाइट करना शुरू कर देगी। यानी कि यहाँ जो पिक्चर आ रही है, इमीडिएटली आपकी बॉडी ने उसी पार्ट को रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। मेडिकल साइंस में ये कभी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इंडियन कल्चर में पढ़ाया गया आपसे 3000 साल पहले। इसीलिए कहा गया है कि आप चक्रास को हील करें, क्योंकि जितने भी चक्रा हैं वो हमारी सिर्फ ग्लैंड्स को एक्टिवेट ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्लैंड्स हैं जो आपके थॉट को लेती हैं। आप कौन है उसको सुनती हैं, आपके लिए क्या जरूरी है उसको सुनती हैं।
आप क्या सोच रहे हैं, इमीडिएटली वो एक्टिवेट होकर अपना हार्मोन आपकी बॉडी में डाल देती है, ताकि उसी तरह से आप बिहेव करें। आपने सामने गड्ढा देखा, कार चला रहे हैं, इमीडिएटली पता क्या है, आंखों ने गड्ढा देखा, ब्रेन ने उसे एक्सेप्ट किया कि ये खतरा हो सकता है, और ग्लैंड ने एकदम से रेस्पॉन्ड किया, आपके हार्मोन निकाल करके ब्रेक लगा दो, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। कभी आपने सोचा है कि इसका रूल कैसे? सोचिए कि अगर एक गलत इंफॉर्मेशन, एक गलत थॉट आपकी हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, तो एक थॉट अच्छा भी तो कर सकता है। बिल्कुल सर। ये बिलीफ क्यों नहीं दिया जाता? और उस थॉट को आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। हजारों थॉट, अगर हजारों बिलीफ आप रिप्लेस कर सको जो बचपन में आपके पास थे। 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आएगा, आपको टॉफी देगा, तकिए के नीचे जुर्राबे रखोगे, थॉट अभी भी है, वो बिलीफ अभी भी रखते हो क्या? नहीं रखते ना, छोड़ दिया ना। सो यू कैन चेंज योर थॉट्स एंड बिलीफ्स। लेकिन आप उस बिलीफ को अभी भी पकड़े रहेंगे जिसको लोगों ने आपके दिमाग में डाल रखा। ये बीमारी ठीक नहीं होगी, पैसा आराम से नहीं कमाया जाएगा, रिश्ते जी का जंजाल है, बस यही होगा। क्योंकि जो आपने सोचा वही ग्लैंड्स आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी, वही ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, वही क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वही इवेंट आपकी लाइफ में आने जा रही हैं, जिनको आप क्वांटम हीलिंग, क्वांटम इवेंट्स कहते हैं। सो एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग क्वांटम रियलिटी इन योर लाइफ। तो क्या सर सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं दिमाग से? पहला सवाल है, ये बीमारी आई क्यों है? ध्यान से सुनिएगा, सब लोगों का बिलीफ टूट जाएगा। आप एक दिन ठीक ठाक थे, जितने भी लोगों को बीमारी है, डायबिटीज़ आई है, डायबिटीज़ 1 आई है, थायराइड आया है, मोटापा आया है, रूमेटाइड अर्थराइटिस आई है, कैंसर आया है, एलोपीसिया आया है, सोराइसिस आई है। एक समय पर ये नहीं थी, यस और नो। किसी के पास 2 साल पहले नहीं थी, किसी के पास 5 साल पहले नहीं थी। जी। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी एंड माइंड उस समय तक आपको हेल्दी बनाना जानते थे, यस और नो। यस सर। आखिर फिर आपने ऐसा क्या किया कि आपके माइंड और बॉडी ने, आपकी 86 बिलियन सेल ने, आपकी ग्लैंड्स ने, प्लस आपकी सेल ने, प्लस आपके डीएनए और जीन ने ये डिसीजन क्यों लिया कि आज से हम ये नहीं ये करेंगे? उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि उस समय आप किसी तनाव से गुजरे हैं, किसी स्ट्रेस से गुजरे हैं, किसी ग्रीफ से गुजरे हैं, किसी अनवर्दीनेस से गुजरे हैं, किसी खोए हुए ड्रीम से गुजरे हैं, किसी फेल्योर से गुजरे हैं, किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, और वो एक रियलिटी आपने परसेप्शन के रूप में डाल दी है। और जो भी आपका यहाँ परसेप्शन है, इमीडिएटली वो ट्रांसडक्शन कहते हैं इसको, वो चेंज हो जाता है आपकी केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री बायोलॉजी में। अगर आप उस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो बीमारी को मैं ठीक करना नहीं जानता, मैं इतना बताता हूँ कि इस बीमारी की जड़ आपके पास पेनफुल मेमोरीज पड़ी हैं, उन्हें आप कभी भी डिलीट करना सीख सकते हैं, उसके सेशंस होते हैं। आपके पास बीमारी इसलिए है कि आपके पास बेकार की सेल्फ इमेज है जिसको आप कैरी कर रहे हैं। उस सेल्फ इमेज में बहुत सारी इमोशनल पॉइजन भरी पड़ी है, उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। आपकी बीमारी इसलिए है कि आप अपने फ्यूचर को खो चुके हैं, जिसको आशा कहा जाता है, होप। वो फ्यूचर के फ्रेम आपके बर्बाद हो चुके हैं। आपके पास बीमारी इसलिए है कि आप खुद के साथ कनेक्ट फील नहीं कर रहे हैं, उस कनेक्शन को दोबारा बना सकते हैं। ये 4-5 काम कर लीजिएगा, आप बीमारियों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ पहले नहीं थी। उस इवेंट ने, जब ये बीमारी आई है, कुछ इवेंट आपके साथ घटी हैं, आपके इंटरनल वर्ल्ड को, जहाँ इनर रैपो थी, उसको बर्बाद करके चली गई हैं। बेसिकली बीमारी नहीं है, वो तो एक मैसेंजर है कि आपकी इंटरनल रैपो बर्बाद होगी, भैया इसे ठीक कर लो। बीमारी तो पोस्टमैन है। बीमारी पोस्टमैन है, राइट। सर कुछ ऐसे सवाल जो लोगों के पर्सनल लाइफ से कनेक्ट है। जी। अभी तक का सेशन मैंने दिल और दिमाग दोनों से सुना है। मैं केवल पॉडकास्ट में सवाल पूछ नहीं रहा हूँ सर, हर सवाल के साथ अपने इमोशन से कनेक्ट करके जी भी रहा हूँ। सो ये सवाल बहुत सारे लोगों के भी होंगे, मैक्सिमम ऐसे लोगों के जो सक्सेसफुल हैं या बड़े लोग हैं या घर में बड़े हैं। मैं परिवार के लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन परिवार मुझे आज तक समझ ही नहीं पाया। मेरी गलती कोई नहीं है, न माँ समझ पाई, न बाप, न पत्नी, न भाई। और मुझे लगता है अब जीने कोई मतलब नहीं, इतना किया उसके बदले कुछ मिला नहीं।
और ये फॉल्स रियलिटी उसका एक खिलौना है। मैंने परिवार के लिए बहुत कुछ किया। याद रखिएगा, ये सेंटेंस में पहला झूठ शुरू है। आपने परिवार के लिए नहीं किया, आपने उन फीलिंग्स के लिए किया जो परिवार आपको दे रहा था। परिवार उस समय आपको कंपैशन, स्नेह, लव, जिसको भी प्यार, जीने का मीनिंग दे रहा था, और उस मीनिंग के सहारे आपने दिया है। खलील जिब्रान का एक सेंटेंस है जिसे मैं 21 साल की उम्र में समझ गया था, लोगों की अभी समझ में नहीं आता है। उस सेंटेंस को उसने लिखा है कि जब तुमने मुझे देखकर, मेरी आंखों में देखकर आई लव यू बोला था, तो तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला था। असलियत में मेरी आंखों में आपकी छवि, आपकी इमेज इतनी खूबसूरत थी कि तुमने अपनी इमेज को पहली बार इतना खूबसूरत देखा था, और उस इमेज को तुमने कहा था आई लव यू। क्या बात है। याद रखिएगा, जब आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, याद रखिएगा परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, उस समय आपको जो मीनिंग मिल रहा है उस काम को करने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, और उसमें फिर आपका एक सेल्फिश आ गया, एक स्वार्थ आ गया कि इन लोगों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, यानी कि अब आप उसकी कीमत मांग रहे हैं। हर आदमी अपनी एक पर्सनालिटी को, एक तत्व को लेकर पैदा होता है। पर्सनालिटी इंग्लिश का वर्ड है जो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, और इसको मैं डिसलाइक करता हूँ। पर्सनालिटी का मीनिंग होता है मुखौटा, परसोना, मुखौटा। जैसे हम रामलीला करते हैं तो सुग्रीव का मुखौटा ले लिया, डॉन बन गया तो डॉन का मुखौटा ले लिया। हिंदी में इसका मीनिंग व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का मीनिंग होता है व्यक्ति के अंदर का तत्व। जब हम तत्वों की बात करते हैं तो वो व्यक्तित्व होता है। अब हम कहते हैं वो उसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी, देखो कितना खूबसूरत लगता है, अरे वो तो कॉस्मेटिक है। हम अपने इंडिया में क्या करते थे, भारत दर्शन में क्या कहता था, आपके अंदर तत्व होने चाहिए। आप ईमानदारी हो, कंपैशन हो, करुणा हो, स्नेह हो। जब वो आदमी ये कह रहा है कि अब वो मुझे नहीं समझते, याद रखिएगा तुम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो। तुम अब उनके व्यक्तित्व को इसलिए बदलना चाहते हो कि उनकी कुछ एक चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम उन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो याद रखिएगा आप हमेशा फेल होंगे। वो आदमी अपने व्यक्तित्व को जिएगा, और वो इसलिए नहीं जिएगा कि आपने उनके लिए कुछ किया है, वो इसलिए जिएगा कि जो भी उसकी अपब्रिंगिंग में पड़ा है, जो उसकी कोर वैल्यूज़ में पड़ा है, जो उसके मानव मूल्य बन गए हैं, जो वो अच्छे हैं ख़राब हैं, वो उनको जी रहा है। आपको स्वीकार करना होगा कि ये इसी तरह से जिएगा। आप ये कह रहे हैं कि सर बंदर को मैं सोफ़ा लेकर आया था, पर बंदर सोफे पे नहीं बैठता। नहीं, बंदर सोफे पे नहीं बैठेगा, बंदर पेड़ पर ही चढ़ेगा। ये आपकी गलत बात है कि ये मुझे नहीं समझ रहा है। वो अपना बिहेवियर करेंगे, पहली तो बात ये है, और आप अपना करिए। जब आप क्या कर रहे हैं कि आप उनके बिहेवियर से अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, तो यू आर वेरी वल्नरेबल पर्सन। जीने का मतलब ढूंढिए, और अगर आप किसी के बदलाव करना चाहते हैं बिहेवियर को, तो पहला रूल है, और वो रूल ये है कि मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स यू गेट। क्या बात है। मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रेस्पॉन्स यू गेट। इन केस यू वांट टू चेंज द रेस्पॉन्स ऑफ द पर्सन, अगर आप किसी आदमी के रेस्पॉन्स को बदलना चाहते हैं, चेंज योर कम्युनिकेशन। आप अपनी टोन को ठीक करिए, आप अपने आप उन्हें स्पेस दीजिएगा। हो सकता है कि आप बिना मतलब रोजाना उन्हें यही कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बोलिए बहुत किया है, या फिर आप अपने दोस्तों को कहते हो कि भाई मैंने क्या क्या नहीं किया परिवार के लिए, और ये मानते हैं कि ये आदमी उसको नहीं बताएगा अब, और वो भी निगेटिव वे में, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। ये परिवार वही है जो बहुत अच्छा था कि एक दिन, याद रखिएगा, बदलाव अगर कुछ आया तो वो तुम्हारे अंदर आया है। जिस दिन ये स्वीकार कर लोगे और रेस्पॉन्स की एबिलिटी बदल दोगे, ये सब फिर ठीक हो जाएगा। शानदार सर। क्या ऐसे लोग पेशेंट हैं? अब ये पेशेंट की आइडेंटिटी तो मैं नहीं दूंगा, मैं तो पेशेंट को भी नहीं आइडेंटिटी देता हूँ। पर ये नेचुरली बेसिकली होता ये है कि चंदन जी, हम अपनी लाइफ की जर्नी में ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और हम किसी को भी अब गाइड कर सकते हैं। सो वी आर वाइज फॉर अदर्स इन लाइफ। हम हमेशा दूसरों के लिए वाइज होते हैं। खुद का जुकाम ठीक नहीं होता, दुनिया का जुकाम ठीक कर देंगे। खुद की अपनी बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरों की बीमारी के एकदम से हम बता देंगे। खुद की कंगाली ठीक नहीं होती, दूसरों की कंगाली के तरीके बता देंगे। खुद का परिवार ठीक नहीं है, दूसरों के परिवार को ठीक करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि वी आर वाइज फॉर अदर्स। जिस दिन हम वाइज फॉर आवर सेल्फ होने शुरू हो जाएंगे, हम अपने आप को ठीक कर लेंगे। ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी, लेकिन दुनिया का परसेप्शन आप अपनी लाइफ में कभी भी बदल सकते हैं। जीवन में आपके इवेंट नहीं घटेंगे, सुनामी आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, लोग आपको गाली भी देंगे, प्यार भी देंगे। इन चीज़ों को आप कैसे परसीव कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लोग ना खराब हैं ना अच्छे हैं, ये आपका परसेप्शन है कि आपने उनको परसीव अच्छा किया है कि ख़राब किया है।
48 डिग्री टेम्परेचर में ये दिन अच्छा है कि ख़राब है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आज आपको लाइन में लगना है धूप में, या फिर आज आपकी पानी बेचने की और बर्फ़ बेचने की दुकान है। 48 डिग्री टेम्परेचर में पानी और दुकान, बर्फ़ की दुकान खूब चलेगी। और अगर आप लाइन में खड़े हैं बिल जमा करने के लिए, आपके लिए दिन ख़राब है। तो आपका परसेप्शन क्या है, इसके ऊपर काम करें। लेकिन लोग ये मानते हैं कि जो मैं परसीव कर रहा हूँ वो अल्टीमेट है, वही फैक्ट है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि परसेप्शन और रियलिटी में परसेप्शन जीत जाता है। अगर आप मुझे समझ लें ये आदमी चोर बैठा, तो मैं चोर हूँ आपके लिए। लेकिन दूसरे आदमी को अगर मैं कुछ अच्छा किया तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर है। और ये दोनों ही बेसिकली दोनों की ओपिनियन है। मैं तो बेसिकली कोई एक्शन कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने इस आदमी की जान बचाने के लिए दवाई आपके मेडिकल स्टोर से चुरा के, मेरे पे पैसे नहीं थे लेकिन इसकी जान बचानी थी, आपने कहा भाई 3,000 की दवाई है और मेरे पे 3,000 नहीं, मैंने आपकी दुकान से दवाई उठा ली और इसकी जान बचा दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाके। ये क्या कहेगा मुझे, तुम मेरे लिए भगवान हो और तुम मेरी कौन सी रिपोर्ट लिखाओगे, सर ये चोर है। तो याद रखिएगा, ये इवेंट में दम नहीं है, आपके परसेप्शन में दम है। आपने क्या परसीव किया। इसीलिए याद रखिएगा, नेतृत्व एक वर्ड है, नेतृत्व, जिसको लीडरशिप कहते हैं। ये वर्ड लीडरशिप पढ़ाया जा रहा है यूरोप की किताबें द्वारा। लिख दिया 21 रूल ऑफ लीडरशिप, 15 रूल ऑफ लीडरशिप। मेरे मेंटोर कहा करते थे एक ही रूल है लीडरशिप का, और वो हिंदी में है, नेतृत्व। जब आपके नेत्र भी आपके तत्व बने, थॉट नहीं, और आपकी नेत्र क्या देख रहे हैं और उसमें कोई डिस्टर्शन ना हो। जब नेत्र ही आपका तत्व हो किसी टाइम पर, व्हेन योर कोर इज योर सेंस, not the opinion, only then you can lead yourself and you can lead others. Not the opinion. Not the opinion. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई मैं बता देता हूँ। आप मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है ना, और आप मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो संविधान के अनुसार या सोशल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं, ठीक है ना। और मैं इस समय देख रहा हूँ लेकिन सेंसिस से, लेकिन मैं डिस्टोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको कुछ कहा तो यार ये मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, फियर एंड फेवर आ गया ना, तो मैंने अपने नेत्र के तत्व को मार दिया है। अगर मैंने ये कह दिया कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये संविधान के अनुसार गलत है, इस देश में जीने के लिए, या फिर ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट गलत है, सोशल वैल्यूज़ के लिए गलत है, तुम्हारी सेहत के लिए गलत है, जिस दिन मैं इसको कह दूंगा तब मैं लीडरशिप को एंजॉय करूंगा। अब लीडरशिप में मैनिपुलेशन पढ़ाया जा रहा है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। बोलना और चुप रहना, इसका मतलब आप इवेंट पर निर्धारित कर रहे हैं, तो फिर आप लीडरशिप कहाँ दे रहे हैं। आप तो मैनिपुलेटेड वर्ल्ड को जी रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। और हमें लाइफ को जीने के लिए अब ये लीडरशिप नहीं चाहिए, मैनिपुलेशन ज़्यादा चाहिए। लोगों को ये लगता है कि इससे ही मेरी लाइफ बनेगी, इससे ही मुझे पैसा मिलेगा, इससे ही मुझे सारा काम करना होगा। इसको उठ पटांग बिलीफ लेने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। इसको कुछ लोग सर डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। कुछ भी कह लीजिएगा, मैंने तो सिर्फ एक बात बताई है कि नेत्र भी आपके तत्व हों, नेतृत्व होगा। नेत्रों को तत्व बनाइए कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं और उसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं हो। क्या प्रभु राम जी एक अच्छे लीडर थे? पार्डन? क्या प्रभु राम जी एक अच्छे लीडर थे? देखिएगा, इतने बड़े व्यक्तित्व को अगर मैं एनालाइज करूंगा तो मैं कभी भी उनके प्रति न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत छोटा हूं और मुझे अपनी सीमाएं पता है। इसलिए एक चीज़ और भी है कि जो कोर स्टोरी है या कोर लाइफ है वो मुझ तक पहुंचनी चाहिए। मैं गीता पढ़ता हूं, लेकिन गीता का जब मैं वर्जन पढ़ता हूं संस्कृत में तो मेरी समझ में नहीं आता। शायद मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मुझे वो सिखाया जाना चाहिए था इस सोसाइटी के द्वारा, या अभी भी सीखना चाहिए। उसके बाद जो उसका कोर सेंटेंस होता है बस मैं उसे पढ़ता हूँ। जो नीचे एक पेज का लिखा हुआ है मैं उसे कभी नहीं पढ़ता। और कई बार आप मेरे ऑफिस में आएंगे, मेरी टेबल पर गीता रखी होती है राइट साइड में, और उसमें कई बार मैंने उस पर ऐसे क्रॉस लगाया हुआ, ये नहीं पढ़ूंगा। रीजन सर? क्योंकि ये इसलिए नहीं पढ़ूंगा, ये इस आदमी की स्टोरी है, एक किसी का थॉट है, ये इसका सिर्फ डिस्टोर्टेड थॉट है। ओके। इसीलिए मैं कहता हूँ हिस्ट्री नहीं होती, हिज स्टोरी होती है। हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही, लिखने वाले की स्टोरी पढ़ाई जा रही है कि उसने क्या उसमें डिस्टोर्ट किया है, उसने क्या देखा है। 48 डिग्री टेम्परेचर में उसने दिन को खराब देखा कि अच्छा देखा है,
मुझे ये मत बताइए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि 48 डिग्री टेम्परेचर है। इसके बाद जो अगला सेंटेंस जो तो आपका होगा वो डिस्टोर्टेड होगा, वो जनरलाइज्ड होगा, उसमें आप बहुत कुछ डिलीट कर चुके हैं, अपने थॉट को डाल चुके हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपके थॉट प्योर हों, क्योंकि आपके थॉट भी जो पीछे से आए हैं वो उसी जगह से आए हैं जहाँ पर डिस्टोर्टेड वर्ल्ड है। तो मैं सिर्फ उस कोर को पढ़ता हूँ कि ये कोर है, और उसको फिर मैं अपने तरह से कम डिस्टोर्शन करके और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता हूँ कि ये मेरे नए बिलीफ को कैसे बिल्ड करता है। तो जीवन में याद रखिएगा, जब आप किसी भी थॉट को उसकी नेचुरल शेप में लेंगे तो वो आपके लिए काम का है। अगर वो किसी का जनरलाइज्ड थॉट है कि आज मौसम ख़राब है या आज मौसम अच्छा है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं कहूँगा सर आपके लिए ख़राब होगा या आपके लिए अच्छा होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए क्या है। तो सत्य और ओपिनियन में बहुत फ़र्क है। सच ये है कि 48 डिग्री टेम्परेचर है, बस ये सच है, बस यहीं पर फुल स्टॉप है, और यही बस मुझे बताना है। इसके बाद जो भी आप बता रहे हैं वह गलत है। इसलिए किसी भी चीज़ को आप मुझे प्योरिटी के साथ दें, ना कि बाबाओं के द्वारा या किसी कविवर ने अभी रामायण शुरू करी मैं उसको सुनूंगा और उसकी कविताओं में सुनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा सर। रेस्पेक्ट मैं पूरा करूंगा। आपका अपना वर्ल्ड है, उसको जिए। दुनिया के वर्ल्ड को मैच कर रहे हैं, बहुत सारे आपको सुनने वाले मिल जाएंगे, बट ये मेरे काम का नहीं। मुझे तो आप सिर्फ कोर चीज़ दे दें, मुझे कोर चाहिए, मुझे उसका बना हुआ पकवान नहीं चाहिए। कुछ लोग सर ये मान बैठते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, दुनिया की सारी नॉलेज है 360। वो अपने जीवन में गुरु नहीं बना पाते, वो किसी को थैंक यू नहीं बोल पाते। बेसिकली यहाँ पर ये समझिएगा कि जब हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि मेरे पास सब कुछ आता है, तो हम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ इमेज को भूल जाते हैं। अगर आप सबसे पहले बच्चे की जो सबसे पहली जो सेल्फ इमेज होती है, जो बच्चे की होती है जब हम छोटे होते हैं, और बच्चे के पास हमेशा एक ही सवाल होता है, मम्मी ये क्यों है, ये क्या है। हाँ, सिर्फ दो ही सवाल होंगे उस बच्चे के, यानी कि वो सीखना चाहता है। जैसे ही आप सीखना बंद कर देते हैं और जब वो सीखता है तो सीख का उल्टा खुशी है। तो जीवन में जब भी खुशी आपको चाहिए तो सीखना शुरू करें। जब वो बड़ा होने लगता है तो उसे लगता है कि वो टीनेज में जाता है, वो कहता है कि नहीं, आई डोंट केयर अबाउट योर थॉट, आई नो एवरीथिंग। जब भी लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे काम करता है, वो चाइल्ड स्टेट में है। उनको सिखाइए, दे वांट टू लर्न मोर। जब ये कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं और वो ये मानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो वो टीनेज है अभी। टीनेज का मतलब है 13 to 19। टीनेज में हमेशा बच्चा ये कहता है आई नो एवरीथिंग, और वो मिसमैच करता है। बचपन में मैच करता है, पापा ये क्यों है, ये कैसे है, तो वो वही ढूंढता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, 9-10 साल की उम्र में, आपके बच्चे भी बड़े होंगे, तो जैसे ही आप उन्हें कहेंगे बेटा बियर नहीं पीना, वाई नॉट। बेटा बाइक तेज नहीं चलाना, वाई नॉट। बेटा देर तक नहीं रुकना रात को, वाई नॉट। तो वो वाई नॉट पे आ जाता है। यहाँ पर बच्चा टीनेज में चलता है और ये इवोल्यूशन होता है। ये भी अच्छा पॉइंट है, मतलब यहाँ पर ये ज़रूरी है उस बच्चे को इवोल्व होने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो यहीं पर रुका हुआ है कोई आदमी, तो अभी भी टीनेज में ही फंसा हुआ है, यद्यपि वो कैलेंडर में बड़ा हो गया। इसके बाद तीसरी स्टेट आती है, उसे हम एडल्ट कहते हैं। एडल्ट में ना इंडिपेंडेंस होती है ना डिपेंडेंस होती है। बच्चा डिपेंडेंस में जीता है, मम्मी मेरा सड़क पार कराओ, मम्मी मेरा शू लेस टाई कर दो, मम्मी मेरा मुंह धो दो, मम्मी मेरा बैग लगा दो। वो हमेशा डिपेंडेंट है। चाइल्ड कहता नहीं आई डोंट केयर, आप ना लगाओ, मैं अपने आप कर लूँगा, मुझे मत पढ़ाया करो। वो टीनेज है। उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है और वो एडल्ट बनता है। और एडल्ट हमेशा ना डिपेंडेंस में जीता है ना इंडिपेंडेंस में जीता है, वो इंटरडिपेंडेंस में जीता है। और जब आप इंटरडिपेंडेंस में जिएंगे, आप मेरी बात भी सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे भी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेंगे, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अगर वो डिफरेंट है तो भी रेस्पेक्ट करेंगे। आपकी बीबी है, आपकी एक तरफ माँ है, दोनों की नहीं बनती है। और आप अगर टीनेज हैं तो एकदम से कहेंगे मुझे नहीं पता, मैं तलाक ले रहा हूं। ये टीनेज है, मैं क्या करूं, मैं नहीं समझ में आता। ये चाइल्ड है।
एडल्ट क्या करेगा? माँ को समझाएगा, अरे माँ तुम इतनी अच्छी हो, तुम ही तो इतनी अच्छी हो, तुम्हारी अकल के बराबर नहीं है उसकी अकल, लेकिन उसे छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, परिवार तो है, वहीं से तो हमारी पीढ़ी आएंगी, तुम्हारे गोद में तो उनसे ही तो बच्चे आएंगे, फिर इनके पास आओगे, अरे तुम ही तो अकलमंद हो, वो तो पुराने जमाने की है। और ये एडल्ट खो चुके हैं। हम ये मानते हैं कि 21 साल की उम्र में एडल्ट होते हैं। एडल्ट तो कई बार जीवन भर नहीं होता आदमी। पहले उसका बच्चे माँ लाती थी शर्ट, फिर उसकी बीबी, अब उसके बच्चे, वो डिसीजन ही नहीं लेता। और बीबी ये कहती है कि मैंने किससे बात शादी कर ली है, तो मम्माज बॉय मिल गया मुझे। तो याद रखिएगा, जीवन में हमें जीने के लिए एडल्ट बनना होता है, और एडल्ट के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, बच्चे के लिए नहीं, टीनेज के लिए नहीं। जब भी आप एडल्ट बन जाएंगे, आप हमेशा लवेबल रहेंगे दुनिया के लिए। शानदार सर। एक जीवन में सर किसी भी मेल या फीमेल को कितनी बार प्यार होता है? कभी कभी उसको 12 वर्ष की उम्र में प्यार हो जाता है, और कुछ लोगों को देखता हूँ या उनके साथ भी है, वो 50 साल में प्यार करते हैं। क्या रही? अब देखिए, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, और प्यार की आपकी भाषा क्या है ये नहीं पता। कई बार जब प्यार है तो वो सप्रेस्ड इमोशन का भी तो रिजल्ट हो सकता है। मैं तो बहुत वाइडर चीज़ों में लेता हूँ, उसी के पीछे का साइकोलॉजी समझना हाँ, चाहता हूँ। साइकोलॉजी में सही या गलत हाँ। है बस? देखिए, सिंपल सी बात है, एक बच्चा है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझिए। जब मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैंने इतनी किताबों को पढ़ रखा है, और एक एक लाइन को पढ़कर मैं कई बार घंटों तक बैठ रहता हूँ कि ये बेसिकली इसने लिखा क्या है। ठीक है ना? आपका प्यार अधिकांश जो चीज़ों को आप किसकी सीकिंग कर रहे हैं कि मुझे प्यार चाहिए, वो इसलिए कर रहे हैं कि कई बार आपको लगता है कि जो चाइल्डहुड में आपकी इनसिक्योरिटी है, वो है आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी भी चीज़ की स्कार्सिटी रही है, या स्कार्सिटी नहीं रही है, पर आपके माइंड ने मान लिया है, आपके मान लेते हैं एक मदर है, 3 बच्चे जल्दी जल्दी हो गए, उनमें से एक बच्चे को वो ज़्यादा गोद नहीं उठा पाई, या एक बच्चे ने देखा कि पहले मुझे गोद उठाती थी, आज से ये इसको उठा रही है, और उस 3 साल के बच्चे को एक फीलिंग आ गई, आई एम नो मोर वांटेड हियर। बड़ा अच्छा टॉपिक है सर, प्लीज़। हाँ, मैं यहाँ पर अब वांटेड नहीं हूँ। इमीडिएटली वो डिटैच फील करेगा अपनी मदर से, जबकि माँ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी में फंसी हुई है कि उस छोटे बच्चे को, उस वल्नरेबल बच्चे को ज़्यादा प्यार देना है, लेकिन वो बच्चा ये कहेगा कि इस बच्चे ने मेरी जगह को छीन लिया है। नाउ ही विल स्टार्ट हेटिंग 3 पीपल, 1 दैट चाइल्ड, 1 मदर एंड 1 सेल्फ। सेल्फ में उसकी वर्थ मर गई है, क्योंकि वो ये मान रहा है कि आई एम नॉट वर्दी एनफ एंड दिस पर्सन हैज़ नेग्लेक्टेड मी, और वो तीसरे को मान रहा है कि ही इज़ द प्रोसिक्यूटर, इसकी वजह से मैं ये नहीं हूँ। अब यहाँ पर अब वो एक कमी को जी रहा है, और ये जो कमी लेके जी रहा है, याद रखिएगा, ये कमी उसकी कई बार लाइफ लॉन्ग चलती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी आती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए वो ओवर ईटिंग भी करता है। इसी कमी को पूरा करती है कई बार कैंसर की सेल, जब वो एक्स्ट्रा ग्रोथ लेती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए वो बेसिकली लोगों के साथ जुड़ना चाहता है या चाहती है, और कई बार जब वो जुड़ता है तो उसे अपनी माँ चाहिए होती है, उसे प्रेमिका नहीं चाहिए होती है, यद्यपि चाहिए उसको लवर की तरह देखता है। लेकिन जैसे ही लवर उससे गेन करना चाहती है कुछ, वो कहता है ये तो मेरी माँ नहीं है, ये साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं, और उसको छोड़ देता है। वो कहता है कि नहीं, बेसिकली आई एम मिसिंग माई मदर। और अगर वो भी कहीं मिस कर रही है तो वो भी मिस कर रही है, वो भी मिस कर रही है, और वो एक दूसरे में उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो उनके पास नहीं है। समझ गए मेरी बात? कई बार आप देखना ना, बच्ची ये कहती है पापा मुझे तुम जैसा हस्बैंड चाहिए, और कई बार बेटा भी ये कहता माँ तेरी जैसी अगर वाइफ आ जाए तो बड़ा अच्छा है। याद रखिएगा, ये सेंटेंसेस बहुत गहरे सेंटेंसेस हैं, अक्सर इनको आप सुनेंगे। इसका मतलब है कि ये कोई चीज़ अभी भी मिस कर रहे हैं, या इसके बगैर नहीं रह सकते, ये डिपेंडेंट हैं, ये भी चाइल्ड स्टेट में है। हर आदमी नया है, हर आदमी यूनिक है, तो आप फिर ऐसा क्यों मांग रहे हैं? याद रखिएगा, मैं कई बार एक मजाक में बात कहता हूँ, और वो मजाक की बात बहुत कड़वी लगती है, लेकिन हंसते हैं लोग। मैं भी डिप्रेशन का शिकार हूँ। पार्क में जाके बैठ गया, दूसरी बेंच पर एक लेडी आके बैठ गई रोजाना, वो भी डिप्रेशन की शिकार है। हम दोनों में मोहब्बत हो गई, मेरे पास डिप्रेशन है, मैं भी डिप्रेशन की शिकार हूँ। फिल्मी कहानी शुरू हो गई,
फिर शादी हो गई, मैं उसे क्या दूंगा डिप्रेशन, और वो मुझे क्या देगी? डिप्रेशन, और हम किस चीज़ से दोनों परेशान थे? डिप्रेशन से। वो भी मुझे डिप्रेशन दे रही, मैं उसे डिप्रेशन दे रहा, और दोनों डिप्रेशन से परेशान थे। ये रिश्ता कैसे चलेगा? मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, अंधे और लंगड़े की दोस्ती होती है रिलेशनशिप में। दोस्ती का मतलब रिलेशनशिप, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। अंधे और अंधे की दोस्ती नहीं कर, क्या करोगे भाई? मेरे पास भी डिप्रेशन है, मैं भी कंगाल हूं और तू भी कंगाल है, और नोट बांटेंगे? ये बहुत गहरी चीज बता रहा हूं आपको। बहुत गहरी है सर। आप एक अच्छे फादर नहीं, आई मीन आप एक फादर के लव को मिस कर रहे हैं, एक मदर की लव को मिस कर रहे हैं, और वहां पर आपके अंदर एक गिल्ट भरी पड़ी है, एक गुस्सा भरा पड़ा है, एक एंगर भरा पड़ा है। और इसमें कई बार मैं ये भी बता दूंगा यहाँ से सिजोफ्रेनिया या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे आते हैं, वो भी मैं कई बार बता सकता हूँ। लेकिन वो आदमी ढूंढ रहा है कि मुझे तो मेरी माँ चाहिए, और उस चक्कर में वो एक लड़की को अट्रैक्ट करता है, और लड़की ढूंढ रही है कि मुझे मेरा बाप चाहिए। वही उस लड़के के चक्कर में आ जाती है कि शायद इसमें मेरे बाप का प्यार मिलेगा, और दोनों ही के पास एक्सप्रेशन नहीं है, और दोनों एक्सप्रेशन लेस हैं, दोनों एक कंगाली में जी रहे हैं। ये दोस्ती कब तक चलेगी? इसीलिए याद रखिएगा, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो एरिक बर्ने ने बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी पहले, अब उसे लोग जानते नहीं या पढ़ते भी नहीं है। आपकी लाइफ में जब आप रिश्ते में जी रहे हैं, आप कौन है उस टाइम? एडल्ट हैं, टीनेज हैं या चाइल्ड हैं? आप फादर जी रहे हैं कि सन जी रहे हैं? इवन आप अपनी पत्नी से जब बात करते हैं उस समय आप कौन है? पति तो ये तो सोशल स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड में, इंटरनल वर्ल्ड में आप कौन जी रहे हैं? मान लेते हैं एक लड़की है, वो कहती है कि मुझे तो एक ऐसा आदमी चाहिए था जो मुझे कंट्रोल करे, और ये तो मम्मा इज बॉयज है, वो एकदम से तलाक लेगी उससे, ठीक है ना? एक लड़की को फादर चाहिए था क्योंकि फादरली उसे लव नहीं मिला, या वो नानी के रही है, या वो ज़्यादा मेड वेड के पास रही है, ठीक है ना? और वो उसे मिल गया, उसे चाहिए मदर वाला, वो कहेगा मुझे तेरे में मदर चाहिए, मुझे ही तुझसे प्यार चाहिए, वो कहता मुझे तुझसे प्रोटेक्शन चाहिए। और जैसे ही वो वैल्यू पूरी नहीं होगी इंटरनल वर्ल्ड की, जो हमारी वैल्यू हायरार्की होती है, मूल्य जो हमारे मानव मूल्य नहीं होते, मानसिक मूल्य होते हैं। मानव मूल्य अलग है, मानसिक मूल्य अलग है। जब आप उन मूल्यों को पूरा नहीं करेंगे तो बेचैनी आएगी, एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो जाएगा। वो कहता है ये वो आदमी नहीं है मुझे चाहिए जो। भाई आपने बाहर से देखा कि एक सजी धजी बहुत खूबसूरत लेडी है और आप उसके साथ एंगेज हो गए, और आज से ही पर्दा उठाया और आपने देखा तो ये तो चेहरा ही कुछ और है, तो एक सेकंड में डर नहीं जाएंगे क्या आप? तो वे वहाँ से पीछा छुड़ाएंगे, तो वो ये डर का ही तो नतीजा है। तो अब जो बंधन में बंध चुके हैं, क्या उनके लिए कोई उपचार है, कोई टेक्निक? बहुत सारा है। सबसे पहले वो अपने व्यक्तित्व को देखें, आप हैं कौन? इस शादी में आपकी आइडेंटिटी क्या है? इस शादी में आप क्या है, विक्टिम की तरह आए हैं या विक्टर की तरह? आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं आप पेनफुल मेमोरी के शिकार होकर रिवेंज को लेकर इस शादी में आ गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप खालीपन को पूरा करने के लिए शादी कर रहे थे? शादी आपके लिए ऑप्शन थी कि या आपके लिए कंपल्शन थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी इसलिए की कि आपकी बॉडी में उस टाइम एक सेक्सुअल लस्ट थी, सिर्फ इसलिए आपको एक लड़की एक लड़का चाहिए था, और वो अब खत्म हो गई? खत्म होगी तो फिर कौन सा मूल्य है जो तुम्हें जोड़ेगा? शादी के लिए पर्पज क्या है आपका? शादी में अगर आप विक्टिम हैं तो फिर हमेशा इसमें आप जाल में फंसे हुए पाएंगे, और जाल को हमेशा काट कर निकाला जाता है, अपने आप को सुलझा कर नहीं निकालते। अगर आप थोड़ा सा भी अकल रखते हैं तो सबसे पहले इस रिश्ते को बचाने के लिए अपना पर्पज बताइए। तो क्या यही रीज़न है सर जो शादियां टूट रही हैं? शादियाँ इसलिए भी टूट रही हैं कि हमारी जो पहले कुनबे हुआ करते थे, वहाँ से हमें बहुत सारी प्रेशर हुआ करता था, या आप कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे इशू को रिजोल्व कर देते थे। आज हम इट्स माई लाइफ में जीते हैं। इट्स माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूं। इन बेवकूफ़ लोगों को कौन बताए इट्स नॉट योर लाइफ, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आप इस कमरे में हैं और आप ह्यूमन शिट आपने रख दी है एक तरफ, तो ये बदबू मुझे भी देगी। आप कैसे गए इट्स माई शिट? नो, इट्स नॉट योर शिट, इट इज़ आर्स ऑल्सो। कई बार ये फिल्मों वाले भी कहते हैं ये तो हमारे ऊपर है, हम कुछ भी बनाएं, तुम्हें ना देखना हो तो। ये तो वही वाली बात है कि आप कहीं भी गंदगी फैलाएं और मैं उसे ना देखूं। मतलब ये कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं? अगर आपको रिश्ते को बेहतर करना है तो एक पहला रूल लगाइए, राइट वर्सेस ड्यूटी का।
किसी भी रिश्ते में राइट और ड्यूटी की गड़बड़ हो रही है। आज रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं कि ये मेरा राइट है, ये मेरी वाइफ है, इसको ये करना चाहिए, इसे पिताजी का पैर छूने चाहिए, सुबह उठना चाहिए, बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। उसको चाहिए क्लियर है अपनी बीवी के, और बीवी ये चाहती है कि ये मेरा राइट है, इसकी ये ड्यूटी है। तो मेरे राइट क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, मुझे क्लियर है। जिस दिन आप एक गेम खेल दें, किसी भी कपल को बैठा के मैं एक गेम खिलवाता हूँ, एक गेम करो आज प्लीज सर। और गेम यह है कि आज मेरी ड्यूटी क्या है इस रिश्ते में और तेरे राइट क्या है, और तुम अपनी वाइफ के राइट लिखो। उसे भी 11 बजे सोने का राइट है, उसे भी छुट्टी लेने का राइट है, उसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने का, किटी पार्टी करने का राइट है, उसे भी अपनी तरह से शॉपिंग करने का राइट है, उसे भी अपने पेरेंट्स को विजिट करने का राइट है, उसे भी अपनी बात कहने का राइट है, उसे भी तुम्हारे माता पिता के सामने बोलने का राइट है अगर वो सही है तो। उसे भी राइट है कि वो अपनी आप को एक्सप्रेस करे, अपनी हॉबीज़ को जिए, और तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उसको पूरा स्पेस दो। फिर उस पत्नी से कहता हूँ कि अब तुम लिखो कि इस आदमी के क्या राइट हैं, इसके राइट ये भी हैं, 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 और अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है। जैसे आप इस पर्सपेक्टिव को जिएंगे, और इस शादी का पर्पज़ क्या है। वो कहते हैं मेरा तो पर्पज़ ये था कि मुझे तो एक अच्छी लड़की चाहिए। अच्छी की डेफिनेशन क्या है, उसकी ऐसी खूबसूरत, उसकी आंखें ऐसी हों। वो तो 3 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, बेबी आती है आपके घर में, 2 बच्चे आए नहीं तो आप वो ब्यूटी तो अगलीनेस में बदलेगी जैसे ही मोटापा आएगा या शक्ल बदलेगी, पर आपकी वैल्यू तो वही है कि मुझे ब्यूटीफुल चाहिए। नाउ यू विल लुक फॉर द ब्यूटी एल्सवेयर, द रिश्ता ख़त्म है। आपके पास एम्पैथी के रूल नहीं, आपको पता, एम्पैथी का पता ही नहीं। हम नार्सिस्ट हो चुके हैं। 10 में से 7 लोग, 1973 की रिपोर्ट है कि 10 में से 7 लोग कपल्स में नार्सिस्ट हैं। नार्सिस्ट का मतलब है दे डोंट हैव एनी एम्पैथी फॉर देयर पार्टनर, और बगैर एम्पैथी के कैसे रहेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल हैं, 25-25 साल की शादी के बाद वो कह रहे हैं कि जी पिछले 15 सालों से हमारे रूम्स अलग हैं, सिर्फ हम एड्रेस को शेयर करते हैं, वी आर नॉट शेयरिंग द बेड की बात छोड़ो सर, रूम भी अलग है। माई हस्बैंड हैज़ नॉट सीन माई इवन रूम फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। सो वेयर इज़ द जूस। सर एक टिप्स फिर आप और दे दें, क्या शादी के पहले लड़के और लड़की को, दोनों पक्ष को प्रिपरेशन करना चाहिए कुछ सवालों के साथ, कुछ फीलिंग्स के साथ, कि रिश्ता लंबा चले, जिनकी शादी नहीं हुई है। देखिए, शादी की बात यह है कि हम बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड दे रहा हूँ। मैं आपके साथ बैठा हूँ, पॉडकास्ट अच्छा कर रहा हूँ। मैं अपने गांव जाता हूँ तो लोग कहते हैं जी मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरे स्टूडेंट कहते हैं जी मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। अब मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी आप मुझे एक प्लेन आपने ख़रीदा और मैं तो आपका मित्र भी हूँ, अच्छा भी हूँ। आप अपने परिवार को उस प्लेन में बैठा के मुझे कॉकपिट में बैठा देंगे क्या कि उड़ाओ? नहीं उड़ाएंगे ना। नहीं। इसका मतलब है मेरा अच्छा बुरा होना कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है, संदर्भ पर निर्भर करता है। कंटेंट में दम नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में होता है। गड़बड़ ये होगी कि अभी तक एक आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने IIT बढ़िया कर ली, आपने मेडिकल बढ़िया कर लिया, दूसरे शब्दों में आप एक अच्छे लुहार या एक अच्छे कारपेंटर हैं। इसका मतलब ये कहाँ है कि आप अच्छे हस्बैंड भी होंगे। कॉकपिट में तो बैठ गए आप शादी के और आप हस्बैंड बन गए। ओवरनाइट आपकी आइडेंटिटी में क्या बदलाव हुआ है, सिवाय इसके कि आप एक घोड़ी पे चढ़े हैं, आपके सामने कुछ लोगों ने डांस करते हुए गाना गाया एक देश वीर जवानों का, आपने किसी की मांग में सिंदूर भरा है, उसके साथ 7 फेरे लेकर आपने घर के रिचुअल लेकर, अब आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई? हस्बैंड। उसकी आइडेंटिटी क्या बन गई? पत्नी। इन दोनों की आपने कोई ट्रांजिशन से गुजरे हैं, आप कोई ट्रेनिंग ली है, इनकी वैल्यूज़ को समझा है कि इस आइडेंटिटी में मैं दे रहा हूँ तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप एक पायलट बन रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं शराब नहीं पीऊँगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं इस चीज़ को समझूंगा, मैं बादलों के कलर से उसको पहचानूंगा, मैं इतनी हाइट पर जाकर ये डिसीजन लूँगा। शादी में आपने क्या किया? एक दिन पहले आप कमारे थे, वैले थे, आज आप हस्बैंड हो गए। दूसरा, 10 महीने बाद, 15 महीने बाद आपके घर में एक बेबी आ गया, अब आपकी एक और नई पहचान बन गई, आप एक बाप बन गए। इस आइडेंटिटी के लिए आपने क्या किया? सिर्फ एक टुगेदरनेस थी, कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं, और अब आप कहेंगे कि मैं इस घर को चला रहा हूँ। नहीं सर, आप अंधे हैं और 2 अंधों को अब रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर, और बहुत मार्मिक बात है।
इसलिए ज़रूरी है कि हर आइडेंटिटी को पाने के लिए उसके कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। मैं यहाँ पर आपके साथ एक दोस्त की तरह बैठा हूँ, अगर मैंने कोई भी अपशब्द बोला तो ये मर्यादा ख़त्म हो जाएगी। जो भी रिश्ता है वो मर्यादित होता है। जब हस्बैंड वाइफ है तो एक मर्यादित रिश्ता है, इसमें टेंजिबल नहीं है। ये आपस में बांस से नहीं बंधे हुए, इनके बीच में वेल्डिंग नहीं है लोहे की। ये मर्यादा है, और ये मर्यादा वर्ड हिंदुस्तानी है, इसकी इंग्लिश नहीं होती कुछ भी। कभी कोई इंग्लिश में लेना चाहे ना, मर्यादा बस। ये मर्यादित है। दो भाइयों के बीच में अगर कोई रिश्ता है भाई भाई का, तो उसमें कोई टेंजिबल नहीं है, वो मर्यादित है। एक भाई ने कहा कि तू मेरा भाई नहीं लगता, और उसने एक बार गाली गलत सी दी है, तो मर्यादा तो ख़त्म हो चुकी, फिर रिश्ता ख़त्म है। तो जो भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो मर्यादित है। और इन मर्यादाओं को आपने कितनी बार सीखा है, कितनी बार इसकी ट्रेनिंग ली, अपने माइंड में उन बेकार के ग्रीफ्स को, विचारों को, इवेंट्स को हटाया है जो इस मर्यादा को ख़राब कर सकती है। जब आपके पास मर्यादाओं का क्लियर नहीं है, जब आपको कॉकपिट में बैठा दिया गया है और आपको यही नहीं मालूम है कि मैं किताब कैसे खोलूं, हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है, और ये अगर बम्स आ रहे हैं तो मैं अब क्या करूं, आप किताब पढ़ना ही नहीं जानते तो फिर तो बम्स आएंगे और ये क्रैश भी होगा, और होना ही है। बहुत सारे कई बार लोग कहते हैं सर आई एम कमिंग आउट ऑफ दिस मैरिज। मैंने कहा भाई आ जाओ सर, आ सकते हैं ना, वैन रिलेशनशिप में तो बाहर आ सकते हैं। मैंने कहा भाई मेरी मदर ने तो नहीं कहा था, ये मेरी मदर ने तो कहा था बट ये फाइनल है बस। मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वालों ने, और 7 फेरों में पंडित जी ने भी कहा था बस ये लास्ट है, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, इससे बाहर नहीं आ सकते। आज का समाज सर जिन माँ बाप को अनपढ़ बोलता है, 80s 90s वाले, वो तो ये सब सिखाते थे। इवन शादी के पहले बाप अपने बच्चे को या उसके सराउंडिंग्स वाले और माँ अपनी बेटी को हर वो मर्यादा समझाती थी कि शादी के बाद बेटी कैसे रहना है। मर्यादा ही नहीं समझाती थी, एक ट्रांजिशन चलता था कुनबे में। 6 महीने पहले तैयारी हो जाती थी शादी की, हाँ ठीक है ना। धीरे धीरे उसको कहा जाता था बेटा ये कर ले, तुझे अगले घर जाना है। देखिएगा इस थॉट को, डिजिटल नहीं था, एकदम से गए शादी करी और आप ये IVF इसलिए हो रहे हैं भाई साहब कि आपकी आइडेंटिटी में आप पत्नी बनी ही नहीं है। अभी कागजों में पत्नी बन गए, कॉन्शियसली आपने डिसीजन ले लिया पत्नी बन जाते हैं, बन गए। पहले ट्रांजिशन से आइडेंटिटी चेंज होती है, ट्रांजिशन से। पहली क्लास पास हुई है, फिर दूसरी में आई है, ट्रांजिशन आ गया, फिर तीसरी में आई है ट्रांजिशन, फिर चौथी में आई है, फिर 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में। स्कूल में अब साइकिल चला रहे हैं, कैंची की साइकिल चलाते हैं पहले, अब डंडे की साइकिल चलाएंगे, अब गद्दी पर बैठेंगे, अब भीड़ में चलाएंगे। ट्रांजिशन होता है। आप आइडेंटिटी को बगैर ट्रांजिशन के हो ही नहीं सकती। पहले क्या होता था, 6 महीने तक आपके गुण में उस बच्ची को, अभी गारा लेकर आ रहे हैं शादी से पहले, अभी लिपाई चलेगी। आपके घर में आपके गांव का एक बढ़ई आता था, मेरे गांव के थे राम सिंह बढ़ई, ताऊ क्या करते थे, इतना उनको अधिकार होता था कि हमने कोई गलती करी थप्पड़ मार देते थे पूरे परिवार के सामने। नाई को इतना अधिकार होता था कि पकड़ के थप्पड़ मार देता था, डर लगता था। वो गांव के लोग नहीं होते, वो नहीं होते थे, हमारे बड़े होते थे। और उस ट्रांजिशन से हम गुजरे हैं। वहाँ पर ये दिखा जाता था कि अब चलो जी सारी की सारी चारपाई कितनी चाहिए, चलो मैं ठीक करना आया। उधर लोहार आ जाता था, आपके लोहे का काम करता, उधर कुम्हार आ जाता था, वही कहता था कितने मेहमान हैं, कितने लोग आएंगे मुझे बताओ। वो सकोरे तैयार करते थे, प्लेट तैयार करते थे। समझ गए मेरी बात। एक परिवार, एक ट्रांजिशन होता है। वो लड़की देखती थी कि मैं पत्नी बनने जा रही हूँ, अगर वो जरा से भी गड़बड़ करती थी, ये जो लोग ऑब्जर्व करते थे वहीं कहते थे बेटा ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। उनको अधिकार होता था। आज ये अधिकार खत्म हो गया, तो लर्निंग कहाँ से आएगी? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में रिश्ते हैं क्या? न्यूटन के लॉ में फिजिक्स के रिश्ते चलेंगे क्या? आप कह रहे हैं कि जी बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, किस चीज़ में इंटेलिजेंट? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। और लाइफ में फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे चलेगी? नहीं। इससे तो सिर्फ आपको एक जॉब मिलेगा 2-3 लाख का, उसके बाद स्ट्रेस के बाद आप क्या है, लाइफ स्किल आपके पास 0 है। फिर आपके घर में मेहमान आते थे, अनाज साफ होता था, हल्दी की रस्म चल रही है, बांध लग रहे हैं भाई 1 महीने पहले, कच्चे घर की पुताई, घर की पुताई चल रही है। सब लोग उस लड़की को मजाक करते थे, ठीक है ना। उनके परिवार की आगे की पहचान उसके दिमाग में डालते थे। अरे हमारे होने वाले जीजाजी तो आज तो ऐसे दिखाई दे रहे थे। उसको लगता था कि मैं अब बदल रही हूँ। आप डिजिटली नहीं बदल सकते, कॉन्शियसली अनकॉन्शियस में जानी है, और अनकॉन्शियस जाता है इवेंट्स के द्वारा। तो अब तो रिश्ते टूटेंगे। फिर उसे कहा जाता था कि ये फाइनल है भाई, अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो यहाँ से यहाँ नहीं आना, कहीं और चले जाना, ठीक है ना मेरी बात।
तो जब आपके पास मर्यादा नहीं है, आपके पास कंडीशनिंग नहीं हुई माइंड की, आपको ये नहीं पता पर्पज क्या है, आपकी लस्ट के आउट ऑफ लस्ट अगर आप किसी चीज़ को ले रहे हैं तो लस्ट खत्म होती है तो वो चीज़ बेकार होगी ना। भाई आपको पिज़्ज़ा की लस्ट लगी और आपने 2 पिज़्ज़ा खा लिए, तीसरे में तो उल्टी लग जाएगी आपको, तो उल्टी तो लग रही है अब रिश्तों में। ट्रेनिंग कहाँ से लें सर? अब अगर क्योंकि हम 80s 90s में नहीं हैं, अब वो बच्चे ट्रेनिंग कैसे लें जो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं? पहला चीज़ है, ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ है, जो आप शादी कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म पर्पज़ क्या है। लॉन्ग टर्म पर्पज़ है कि आप अपनी जनरेशन को बेहतर करें, ऐसे बच्चों को बड़ा करें पैदा करके जो आपके और इस समाज का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, जो ईमानदार हो, जो बढ़िया पैसा कमाए, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें। इस रिश्ते में आपकी पहचान क्या होनी चाहिए? सिर्फ पति और पत्नी की पहचान से काम नहीं चलेगा। आप एक दूसरे की लाइफ में चेंज मेकर बने, एक दूसरे की लाइफ के स्माइल जनरेटर बने, ठीक है ना। मैं कई बार देखता हूँ कि मैं कितनी हंसी छुड़वाया करता था अपनी वाइफ की। एक गांव की सिंपल सी 12वीं क्लास में पढ़ती थी, उसको तो ज़्यादा पता भी नहीं था। आज भी उन बातों को याद करके मैं उनको हंसा देता हूँ, ठीक है ना, अपनी बेवकूफ़ियों पर हंसा देता था, ठीक है ना। आप अपनी इस आइडेंटिटी को जिए कि आप एक दूसरे के स्माइल जनरेटर हैं, पाथ शोअर हैं। आज भी मैं फंस जाता हूँ तो अपनी पत्नी से उसी तरह सलाह लेता हूँ, यार मुझे क्या करना चाहिए तुम बताओ, और वो भी देखती रहती है मैं क्या कहूँ, इतने लोगों की ताली बजती है, फिर वो एक ही बात कहती है, माँ ये कहा करती थी, ये करके देख लो। शायद वो मोमेंट ही मेरे लिए काफ़ी होता था। फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है इस शादी में? इस शादी में इम्पोर्टेंट है कि आप एक दूसरे के साथ शेयर करें, रेस्पेक्ट करें। उस रेस्पेक्ट के रूल क्या होंगे? आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पैसा कमाएं, एक दूसरे को सेफ रखें, एक दूसरे को जो भी जैसी भी वो हैं उसको एक्सेप्ट करें। ये ना करें कि अब तो ऐसा लगता है, ऐसे तो लगते। मुझे एक आदमी मिला, वो कहता है कि जी अब तीसरी शादी के बाद वो कहता है मुझे ये भी अच्छी नहीं लग रही, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो? आपकी शादी के बिलीफ क्या हैं? ये तो नहीं है कि मथुरा के लड्डू हैं जी, पेड़ हैं, खाओगे तो भी पछताओगे और नहीं खाओगे तो फिर नहीं चलेगी ये शादी। ये एक डिवाइन पर्पज़ है जो तुम्हें मिलाया गया है। जब आप इन चीज़ों को लेते हैं तो अब एक्ट करेंगे आप। एक सर आजकल बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं सेक्सुअल एजुकेशन पे, ये कितनी ज़रूरी है यूथ के लिए, और ये कितना ज़रूरी है एक परफेक्ट लाइफ जीने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए? इसका एक रूल होता है चंदन जी। रूल ये है कि एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। फिर मैं दोहराता हूँ, हर चीज़ कांस्टेंट हो तभी एक नियम कानून काम करता है। एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट या रेस्ट ऑफ द थिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। इसका रूल ये है कि मान लेते हैं मैं गाड़ी चला रहा हूँ और सामने रेड लाइट आ गई है और मेरी लाइट ग्रीन है, तो मैं तेज़ से निकल जाऊँगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो रेड लाइट पर रुके हुए हैं वो ना चलें। समझ गए मेरी बात? यानी कि ये रूल तभी काम करेगा जब ये कांस्टेंट हो कि रेड लाइट वाले नहीं चलेंगे। मैं तेज़ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइट ग्रीन है, और वो वेरिएबल हो जाए, वो रूल बदल लें अपना रेड लाइट वाले और एकदम से वो चल जाएं तो एक्सीडेंट होगा ना। बिल्कुल होगा। जीवन में सिर्फ एक चीज़ को, एक थ्योरी को लेकर काम चला लेंगे ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब आप 10 साल के बच्चे को एक्सेस मिल रहा है, बल्कि 9 साल के बच्चे को एक्सेस मिल रहा है इंटरनेट का, और उसके लिए आपने उन चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिन्हें आप 21 से 22 साल की उम्र में स्टार्ट करना चाहिए था देखना, क्योंकि उससे पहले आपके माइंड को लॉजिक्स नहीं होते संभालने और वो सिर्फ इमोशन में चला जाता है। आपने एक पिक्चर बना दी, आपने एक रूल बना दिया कि ये एजुकेशन भी दे देंगे, आप इसका क्या करेंगे? आप उस बच्चे को गार्बेज फीड कर रहे हो। आप मुझे कितनी देर तक मेरी इम्यून सिस्टम को या पेट को ठीक कर देंगे अगर आप मेरे अंदर तारकोल डालना शुरू करें? मेरी आंतें जाम होंगी ना। तो मुझे आप एक्सरसाइज भी करा रहे हो, मुझे आप प्रोटीन भी पिला रहे हो, मुझे आप प्यार भी कर रहे हो, मुझे मेडिटेट भी कर रहे हो, लेकिन एक रूल में तो आपने गड़बड़ कर दी, और एक रूल काफ़ी है कि मुझे आपने तारकोल पिला दिया। रूल वर्क्स व्हेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट। जीवन में उस बच्चे को पालने के लिए सिर्फ आपके अच्छे स्कूल का होना ज़रूरी नहीं है, और अच्छे स्कूल के नाम पर बड़े स्कूल को आप अच्छा स्कूल कहते हैं, और वहाँ पर मैंने कई बार देखा है
कि आधे से ज़्यादा परिवार वो हैं जो ब्रोकन फैमिली के बच्चे हैं, जिनकी वैल्यूज़ नहीं है, जहाँ पर पढ़ने वाले को नर्ड कहा जाता है और ना पढ़ने वाले के पास हीरो होता है, जहाँ पर वैल्यू हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, पता है वो कहाँ से लर्न करते हैं? एक वर्ड मैं दे रहा हूँ आपको, लोकल मॉडल एक्सेलेंस, LME। किसी किताब में नहीं मिलेगा ये, मैं बता रहा हूँ, लोकल मॉडल एक्सेलेंस। बच्चा सिर्फ मॉडल करता है। अरे वाह, मैंने आज एक मूवी देखी, एकता कपूर का सीरियल था, उसमें खन्ना साहब की 5 गर्लफ्रेंड है, मिसिज खन्ना के 5 बॉयफ्रेंड है। वाह, उन्हें कितना अच्छा लगता है, वो कितनी अच्छी पार्टी करते हैं। फिर अपनी मम्मी की तरफ देखता है, पापा की तरफ देखता है। ये तो मिजरेबल है। इनके पास तो ब्रांडेड कपड़े भी नहीं हैं, इसके पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर वो देखता है कि खन्ना साहब वाली एक जो जनरेशन है उसके चारों तरफ है। वो देखता है कि जिसके पास बाइक है उसके पास गर्लफ्रेंड है, जिसके पास बड़ा मोबाइल है उसके पास गर्लफ्रेंड है, जो टीचर को चौक मार रहा है उसके लिए ताली बज रही है, जो पढ़ रहा है उसको सब बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये किसको मॉडल करेगा, किसको कॉपी करेगा? जहाँ से एक्सेलेंस मिल रही है। पहले कुनबा होता था, वो समझाता था उसको, बेटा वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना। उसकी दादी उसे कहानी सुनाती थी, उसकी नानी उसे कहानी सुनाती थी बैठाकर, और वो उसके लिए एक एंटीडोट था कि जो पॉइज़न मिल रहा है तो इधर रोज़ाना उसको एंटी पॉइज़न भी मिल रहा है। अब उसको एक ही तरफ मिल रहा है, पॉइज़न ही पॉइज़न, और एंटी पॉइज़न वाले को वो लाइक ही नहीं करता। वो कहता है वाई शी इज़ आई मीन हियर, वो मेरे गाँव से ये दादी क्यों आ गई यहाँ पर, ये बाबा क्यों आ गए? हमारे पास जगह की कमी हो गई, दिलों में भी और स्पेस में भी। बड़ी बात सर। समझ गए? तो ये सब चीज़ें जब कांस्टेंट नहीं रही तो आप कैसे एक रूल से काम चला लेंगे? मैं तो रूल बता दूंगा आपको, लेकिन आप बाकी चीज़ों को कांस्टेंट करेंगे ना, कांस्टेंट करेंगे ना बाकी रूल को, और वो है नहीं, तो फिर रूल कैसे काम करेगा? तो या तो हम दो ही तरह से आदमी सीखता है, या तो डिसास्टर से सीखता है, बर्बादी से सीखता है, या विजडम से। और विजडम इतनी जल्दी आती नहीं, वो डिसास्टर जब आता है तब सीखता है। लेकिन डिसास्टर यानी कि बर्बादी के बाद सीखने से कुछ होता नहीं, क्योंकि तब तक उम्र निकल चुकी होती है। सो अभी तक अगर आपको ये पॉडकास्ट समझ में आया होगा, सो कोशिश करना एक बार और देखना, नोट्स बनाना, अपने से बातें करना, लॉक योर सेल्फ विद योर सेल्फ का फॉर्मूला लगाना, एटलीस्ट 2 घंटा अकेले बैठना, या इसको अकेले सुनना फिर से विद पेपर एंड नोट्स। जो भी पॉडकास्ट में आपने सुना, ये रेयर आपको आज मिला होगा, ये यूं ही इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। हमारे साथ जो थे वो अपने में ही यूनिवर्सिटी हैं, 40 साल का तजुर्बा यूं ही नहीं मिलता किसी का। सो एक हमने बहुत बड़ा लॉस हिंदुस्तान अभी भी फील कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में। दुर्लभ किताबें, जड़ी बूटियाँ, आज मेडिकल साइंस जहाँ पे है वो कुछ भी नहीं है अगर वो किताबें होती तो। सो ऐसे ही दुर्लभ नॉलेज है राम सर का, उसको लीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। सो मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब के लिए मुस्कुराते रहिए और विल मोटिवेशन नहीं, पर्पस ढूंढिए। धन्यवाद। सर ठीक होगा।